मुंबई शहर, शाम का वक्त, राठौर इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े अक्षर में लिखा ये नाम दिन तो क्या रात में भी अपनी जगह बना चुकी थी, जहां पर एक मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से तकरीबन 21 साल की एक लड़की गुस्से से बाहर आती है। उस लड़की को देखकर वॉचमैन दरवाजा खोल देता है तो वो लड़की अपने दहकती हुए आंखों से उसे एक नज़र घूरने के बाद अपने कदम ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा देती है। लगभग सारे एम्प्लॉइज वहां से जा चुके थे। कुछ एम्प्लॉइज जो कि ओवरटाइम कर रहे थे वही बस वहां पर अपने काम में बिजी थे, जिन्हें अपनी सरसरी आंखों से वो लड़की देखने के बाद अपने कदम सीधा एलिवेटर की तरफ बढ़ा देती है। एलिवेटर से 60 फ्लो का बटन दबाकर वो अपने अंगूठे को मलते हुए खुद से बोली, अग्नि सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की, आई विल किल यू। अभी वो कह रही थी जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसके फ़ोन पर डैडी नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर वो लड़की थोड़ी घबरा गई। फिर कॉल अटेंड कर फ़ोन कान में लगाते हुए बोली, हेलो डैड। दूसरी तरफ से उसके डैड ने सख्त आवाज़ में पूछा, उन्नति वेयर आर यू। जिसे सुनकर उन्नति प्रजापति, जो कि प्रजापति कॉर्पोरेशन के ओनर उत्तम प्रजापति जी की इकलौती बेटी थी, अपने पापा की सख्त आवाज़ को सुन 2 मिनट चुप रही। फिर बोली, डैड मैं जरूरी काम से बाहर हूँ, आपका कोई काम था। उत्तम प्रजापति उन्नति की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोले, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है उन्नति, सो कम होम इन 20 मिनट्स। इतना कहकर उत्तम बिना उन्नति की बात सुने कॉल कट कर देते हैं, जिसे देखते हुए उन्नति हैरान आंखों से फ़ोन की तरफ देखने के बाद लिफ्ट की तरफ देखती है, जो कि 50 फ्लोर पर आ चुका था। जिसे देख उन्नति अपने दांत पीसते हुए बोली, कसम से मैं इस आदमी की जान ले लूंगी। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्नति गुस्से में लिफ्ट से बाहर आए, 5 फुट 6 इंच हाइट, लंबे सुनहरे बाल जो कि कमर तक आ रहे थे, पैरों में फ्लैट शूज और वाइट स्कर्ट के साथ ऊपर ब्लैक टॉप पहने उन्नति का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उन्नति अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए पैर पटकते हुए एक केबिन के सामने आकर रुकती है, जिसके बाहर 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उन दोनों बॉडीगार्ड को देखकर उन्नति अपने दांत पीसते हुए बोली, कहाँ है तुम्हारा वो नकचढ़ा बॉस। उन्नति की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड उसे घूरने लगे, जिसे महसूस कर उन्नति अंदर से थोड़ी डरने के बाद बिना अपने चेहरे पर जताए उन बॉडीगार्ड को घूरते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। प्रजापति कॉर्पोरेशन की इकलौती बेटी हूँ मैं, और तुम दोनों मुझे घूर रहे हो। बताओ कहाँ है वो अग्नि सिंह राठौर, मैं उसकी जान ले लूंगी। उन्नति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केबिन के अंदर से तकरीबन 25 साल का एक लड़का, जिसने आंखों में नज़र का चश्मा पहन रखा था, जल्दी से बाहर आता है और उन्नति को देखकर कहता है, मिस प्रजापति आप यहाँ आकर सीन क्रिएट नहीं कर सकती। उस लड़के की बात सुनकर उन्नति उसे घूरते हुए बोली, तुम सीन क्रिएट करने की बात करते हो नकुल, बिना अकल के नामाकुल, मैं तुम्हारे उस बॉस को जान से मार दूंगी। नकुल उन्नति की बात सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए उन्हें आंखों से जाने का इशारा कर देता है और केबिन का दरवाजा अंदर जाकर बंद कर देता है। उन्नति इस तरीके से नकुल के इग्नोर करने पर केबिन के दरवाजे पर लात मारते हुए बोली, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसे देखकर उन्नति फिर से दरवाजे को लात मारने के लिए अपना पैर उठाती है, जब उसे महसूस होता है कि उसके पैर जमीन में गिरने वाले हैं और उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। उन्नति को अपने गले पर किसी की गर्म सांस महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए उन्नति अपनी मुट्ठी मजबूती से भींच लेती है, जब उसके कान में एक लो लेकिन दहकती हुई आवाज़ आती है, मेरे केबिन के बाहर तमाशा कर रही हो। उस आवाज़ को सुनकर उन्नति बिना पलटे घबराहट में कांपते हुए बोली, वो गले में कांटे उगी है क्या, जो जुबान नहीं चल रही। एक बार फिर सरसराहट सी आवाज़ आए, जिसे सुनकर उन्नति सर घुमाकर उस 26 साल के नौजवान की तरफ देखती है, जो कि अपनी पीली गहरी आंखों से उसे लगातार स्कैन कर रहा था। उस आदमी के पीली आंखों को देखकर उन्नति को अपने पूरे शरीर में गूसेबम्स महसूस होने लगते हैं। उन्नति के बढ़ते हुए धड़कन को सुनकर वो लड़का अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, इट मीन्स योर हार्ट स्टिल बीट्स फॉर मी। उसकी बात सुनकर उन्नति अपने सेंस में आकर उसे खुद से दूर धकेलने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है, जिसे देखकर वो लड़का उसके हाथ को पकड़कर वॉल से सटा उसके पैरों के बीच अपना एक पैर रखकर उसके बिल्कुल नज़दीक आकर कहता है, डोंट इवन ट्राई, वरना तुम्हें ही बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। जिसे सुनकर उन्नति अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए उसे लड़के को देखते हुए नम आवाज में बोली, लेकिन शट योर फकिंग टंग, उस लड़के ने दांत पीसकर कहा। उस लड़के की बात सुनकर उन्नति नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? इतने साल गायब रहे और अचानक आकर मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों कर रहे हो तुम? जिसे सुनकर वो लड़का अपने होठों पर एक स्मर्क भरी मुस्कान लेकर बोला, तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल अकेला करने के लिए। उसकी मुस्कान को देखकर उन्नति अपने अंदर होने वाले बेचैनी को रोकते हुए उसे खुद से दूर करके बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, और अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो तुम्हारी गलतफहमी है। उन्नति की बात पर वो लड़का उन्नति के गाल पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, यू नो आई हेट वुमेन, सो गो इन लाइक अ मैन, उन्नति ने उस लड़के की आंखों में घूरते हुए कहा। जिसे सुन वो लड़का, जो कि उन्नति के गाल को सहला रहा था,
एकदम से उसके जबड़े को पकड़कर बोला, तुम्हारी जुबान अभी भी कैंची की तरह चलती है नहीं। उन्नति उस लड़के की बात सुनकर घबराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अग्नि, लिसन टू मी। अग्नि सिंह राठौर, उम्र 26 साल, गोरा चिट्टा रंग, पीली आंखें, 6 फुट 2 इंच हाइट, राठौर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और अपने पिता का इकलौता बेटा। अग्नि उन्नति की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर एकदम से उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है तो उन्नति की आंखें बड़ी हो जाती है। अग्नि उन्नति को किस करते हुए कमर से उठा लेता है और उसे लेकर अपने केबिन के सामने बने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम से उन्नति बाहर आती है और लिफ्ट की तरफ चली जाती है। लिफ्ट से बाहर आकर उन्नति वो मर्सिडीज में बैठती है और उसकी गाड़ी वहां से चली जाती है। इधर अग्नि लगातार उन्नति के होठों का रसपान कर रहा था और उन्नति उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जब अग्नि एकदम से वहां पर रखे टेबल के नीचे से दराज को खींचता है और उसमें से एक इंजेक्शन को निकालकर उन्नति के गले पर इंजेक्ट कर देता है। उन्नति को जब अपने गले पर एक तेज दर्द महसूस होता है, वो अपनी धुंधली आंखों से अग्नि की तरफ देखने लगती है। अग्नि उन्नति की धुंधली आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, ये शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की, उन्नति प्रजापति। इतना कहकर अग्नि अपने होठों पर दुनिया जहां का घमंड लेकर मुस्कुरा देता है और उन्नति को अपने कंधे पर उठा लेता है, फिर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला जाता है जहां पर नकुल ऑलरेडी खड़ा हुआ था। अग्नि उन्नति को अपने कंधे पर उठाए तिरछी आंखों से नकुल की तरफ देखता है, जिस पर नकुल घबराहट में जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, काम हो गया बॉस। अग्नि नकुल की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उन्नति को अच्छे से अपने कंधे पर एडजस्ट कर लेता है और उनकी लिफ्ट आकर ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है, जिस पर अग्नि उन्नति को लिए लिफ्ट से बाहर आता है और नकुल जल्दी से आकर उसके कार का दरवाजा खोलता है तो अग्नि उन्नति को लेकर जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है। अग्नि के बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी यूटर्न लेते हुए राठौर इंडस्ट्रीज के पार्किंग से कार निकालकर मुंबई के सड़क पर दौड़ा देता है। इधर मुंबई से 1888 किलोमीटर दूर कोलकाता शहर, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर एक सुनसान सी गली के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से घर, जिसमें सिर्फ एक कमरा, किचन और एक छोटा सा हॉल था, जहां पर एक लड़की अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच दबाए सिसक रही थी। उसके कपड़े काफी पुराने हो चुके थे, मानो 1-2 साल से उसे ही पहना गया हो, और उसके काले घने बाल जिन्हें उसने गुथकर चोटी बना रखा था। जब एक अलसाई सी आवाज उसके कान में गई, ए निष्ठा। उस आवाज को सुनकर निष्ठा गांधी, जो कि एक 20 साल की 5 फुट 7 इंच पतली दुबली कमजोरी सी लड़की, काला रंग, गहरी काली आंखें, काले होंठ और उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स के निशान थे। उस आवाज को सुनकर निष्ठा जल्दी से उठकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए वहां पर चारपाई पर लेटी औरत के पास आकर बोली, माँ, अमी तुम्हारी साथी आज छी। जिसे सुनकर निष्ठा की माँ संविदा, जो कि दिखने में काफी बीमार लग रही थी, उसकी तरफ देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोली, निष्ठा, अमारा कन्या, अमारा मरारा समया आज छे। जिसे सुनकर निष्ठा अपने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, एता ही ते परे ना, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अगर चली गई तो मेरा क्या होगा। निष्ठा की बात सुन उसकी माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए दर्द में बोली, ईश बारा तोमर साठे आछे, तुम फिक्र मत करो, किंतु अमरा तोमा के किचू बलते हाबे। ये सुनकर निष्ठा उनके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए बोली, क्या बात है माँ। निष्ठा के सवाल पर उसकी माँ उसे कुछ कहने लगी जब उसके सांसें भरने लगी, जिसे देखकर निष्ठा और ज्यादा घबरा गई और जल्दी से अपने कीपैड फोन को निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगी। निष्ठा की माँ निष्ठा को परेशान देखकर उसके हाथ को पकड़ते हुए हकलाते हुए बोली, तुम मेरी बेटी। ये कहते रहते उनकी सांसें अटक जाती है और उनका जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, मानो उन्हें लकवा मार गया हो। जिसे देखते हुए निष्ठा जोर जोर से रोने लगती है। अंधेरे में सिर्फ उसकी सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। जब कुछ देर बाद बाहर एम्बुलेंस आकर रुकती है, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज को सुनकर आस पड़ोस के लोग बाहर आते हैं और 2 वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर अंदर आते हैं। निष्ठा उन वार्ड बॉयज की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, भाई प्लीजा हमारा माँ के बामचाना। वार्ड बॉय निष्ठा की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो। निष्ठा वार्ड बॉय की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए वहां पर रखे एक बड़े से गुल्लक को अपने झोले में डाल लेती है और एम्बुलेंस के साथ ही अस्पताल के लिए निकल जाती है। सिटी हॉस्पिटल। संविदा जी को आईसीयू में रखा गया था। उन्हें लकवा मार गया था, जिसका इंजेक्शन उन्हें लगा दिया गया था जिससे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। निष्ठा आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी जब वहां पर एक वार्ड बॉय आकर बोला, चलो सर तुम्हें बुला रहा है। निष्ठा उस वार्ड बॉय की बात सुन अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए अपना सिर हिला देती है और वार्ड बॉय के पीछे पीछे केबिन में चली आती है। केबिन के अंदर एक खूबसूरत नौजवान 35 साल का आदमी बैठा हुआ था। जब उसकी नज़र निष्ठा पर गई, उसने एक आह भरते हुए कहा, आओ बैठो, तुम्हारी माँ की जानकारी देता हूँ। निष्ठा उस डॉक्टर की बात सुनकर जल्दी से उसके सामने वाले कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोली, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना सर।
डॉक्टर अपनी आंखों के चश्मे को ठीक करते हुए प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिखते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें फिर से लकवा आ सकता है, इसलिए एक इंजेक्शन और लगेगा, अभी नहीं 1 महीने बाद। तब तक ये जो दवाएं लिख रहा हूँ उनके लिए टाइम से देना उन्हें, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर निष्ठा जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर निष्ठा की बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारे साथ और कौन है? डॉक्टर के सवाल को सुनकर निष्ठा चुप हो जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है, मतलब तुम अकेली हो? डॉक्टर की बात पर निष्ठा अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी सर, लेकिन मैं अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निष्ठा की बात पर डॉक्टर उसके सामने प्रिस्क्रिप्शन रखते हुए बोला, ये रहा प्रिस्क्रिप्शन और कुछ टेस्ट करना है तुम्हारी माँ के, उसके लिए बिल पे कर देना। डॉक्टर की बात सुनकर निष्ठा जल्दी से अपना सिर हिला देती है, तो डॉक्टर उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बाहर नर्स के पास सारे बिल पे कर दो। निष्ठा डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए केबिन से बाहर चली जाती है और रिसेप्शन पर आती है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट फोन में बात करते हुए मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर निष्ठा अपना हाथ टेबल पर 2 बार मारकर बोली, सुनिए। निष्ठा की आवाज़ सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ देखती हैं और एकदम से घबराकर पीछे होते हुए कहती है, ओ घोष, तुम मेरी जान लेना चाहती हो क्या, अपनी इस बिलोटी से शक्ल को लाकर? निष्ठा, जिसे आदत थी इस तरीके के ताने सुनने की, रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, वो सर ने कहा कि मैं आपके पास बिल पे कर दूं, आप बता दोगी कि कितने हुए? रिसेप्शनिस्ट निष्ठा की बात पर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद अपना फ़ोन कान में लगाते हुए बोली, हाँ बेबी, मैं शाम को पहुंच जाऊंगी, शिफ्ट खत्म होने के बाद, चलो अभी रखती हूँ। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट कॉल कट कर फ़ोन पॉकेट में डाल निष्ठा की तरफ देखते हुए आगे बोली, संविदा गांधी, तुम्हारी माँ का नाम है? जी हाँ, मेरी माँ का नाम है, निष्ठा ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट मॉनिटर में 2 मिनट चेक करने के बाद निष्ठा को एक बिल पकड़ाते हुए बोली, फिलहाल के लिए 8,000 रुपये हुए हैं, अगली बार तुम्हारी माँ को जो इंजेक्शन लगेगा मुफ्त में नहीं लगेगा, उसके पैसे लगेंगे, इसलिए 1 महीने बाद जब आओगी ना, 50,000 रुपये लेकर आना। निष्ठा रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अपने झोले की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोली, मुझे 5 मिनट दोगी आप, मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे। रिसेप्शनिस्ट निष्ठा की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुझे मैं इतनी फोकट लगती हूँ क्या, जो तेरा इंतजार करूंगी, पैसे लेकर पहले नहीं आ सकती थी? निष्ठा रिसेप्शनिस्ट की तीखी आवाज़ पर थोड़ी घबरा कर बोली, मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। इतना कहकर निष्ठा रिसेप्शन से हटकर वहां पर बने वेटिंग रूम में चली जाती है। निष्ठा वेटिंग रूम में आकर अपने गुल्लक, जो कि चाबी से खुलती थी, उसे खोलती है तो उसके अंदर थोड़े पैसे थे, जिन्हें निकालकर वो गिनना शुरू करती है और पूरे पैसे गिनने के बाद उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो चमक में बदल जाती है, मानो उसके पास इतने पैसे हो जितने से वो अपनी माँ के अस्पताल की बिल भर सकती हो। जिसे गिनने के बाद निष्ठा जो पैसे बच रहे थे उन्हें गुल्लक में डाल अपने झोले को कंधे पर टांग कर पैसे लेकर वेटिंग रूम से बाहर रिसेप्शन पर आ जाती है और पैसे रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहती है, कहा था ना दीदी 2 मिनट लगेंगे, ये लीजिए सारे पैसे। ये कहते हुए निष्ठा सारे पैसे रिसेप्शन काउंटर पर रख देती है। पैसे को लेकर गिनने के बाद रिसेप्शनिस्ट निष्ठा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ आईसीयू में है ना, ये पैसे उसी के हैं, सिर्फ एक दिन के, अगर कल सुबह तक या शाम तक तुम्हारी माँ को फिर से कुछ हुआ तो उसके अलग से पैसे लगेंगे। निष्ठा रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई। इतना कहकर निष्ठा बिल को अपने झोले में रखकर वहां से जाने लगी, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे आवाज लगाते हुए बोली, सुनो। निष्ठा रिसेप्शनिस्ट की आवाज लगाने पर उसके पास आकर बोली, जी दीदी। रिसेप्शनिस्ट निष्ठा को ऊपर से लेकर नीचे तक एक नज़र देखने के बाद बोली, जो तुम्हें सर ने प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं उन दवाइयों को खरीद लो। निष्ठा रिसेप्शनिस्ट की नज़र पर अपने कपड़े को ठीक करते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन अभी तो माँ बेहोश है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कल उन्हें होश आ जाएगा, इसलिए जितना कहा उतना करो, रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी रूड आवाज में कहा। जिसे सुनकर निष्ठा अपना सिर हिला देती है और चुपचाप वहां से फिर से आईसीयू की तरफ चली जाती है। जब उसका फ़ोन बजने लगता है, उसके फ़ोन की रिंगटोन इतनी तेज थी कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर निष्ठा सॉरी कहते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर कान में लगाते हुए बोली, हेलो। ये कहते हुए निष्ठा थोड़े कोने में आ गई, जब दूसरी तरफ से फ़ोन में एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी, निष्ठा, तुम्ही को थया। उस शख्स की आवाज़ सुनकर निष्ठा कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, रंजीत, माँ को अचानक लकवा मार गया, इसीलिए उन्हें लेकर मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, इसलिए मैं आज नाइट शिफ्ट के लिए नहीं आ पाऊंगी। निष्ठा की बात सुनकर रंजीत सिन्हा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तुम्हें पहले बताना चाहिए था निष्ठा, यहाँ पर पटेलन क्लब का मैनेजर मेरा दिमाग खराब कर रहा है।
रंजीत की बात पर निष्ठा थोड़ी सी परेशान होकर बोली, सॉरी रंजीत, मैं माँ को छोड़कर नहीं आ सकती। रंजीत निष्ठा की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, अपनी किसी दोस्त को फ़ोन कर लो यार, लेकिन मुझे नहीं पता आधे घंटे के अंदर तुम क्लब आओ, मतलब आओ। इतना कहकर रंजीत कॉल कट कर देता है। निष्ठा अचानक रंजीत के फ़ोन कट करने पर थोड़ी परेशान होकर फ़ोन की तरफ देखने लगी, जब उसे एक नर्स आईसीयू में जाती हुई नजर आए। उसे देखकर निष्ठा जल्दी से भागकर उस नर्स को रोकते हुए बोली, दीदी सुनिए। निष्ठा की आवाज़ सुनकर नर्स उसकी तरफ एक नज़र देखकर बोली, क्या हुआ? वो जो संविदा गांधी है ना, अगर उन्हें होश आ जाए और मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं रात के शिफ्ट के लिए गई हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, निष्ठा ने नर्स की बात सुनकर कहा। जिसे सुनकर नर्स एक गहरी सांस भरते हुए बोली, रात भर उसे होश नहीं आने वाला, सुबह ही आएगा, इसलिए तुम जा सकती हो। नर्स की बात सुनकर निष्ठा जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नर्स उसे हाथ के इशारे से जाने का कह देती है तो निष्ठा जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर चली आती है और वहां से ऑटो लेकर ओजा क्लब के लिए निकल जाती है। ओजा क्लब। ऑटो से निष्ठा जल्दी से बाहर आकर उस क्लब के पीछे वाले दरवाजे से अंदर चली आती है और ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाती है। वही क्लब के अंदर सभी लोग नशे में चूर डांस कर रहे थे, लेकिन बार डांसर की जगह खाली थी, मानो उन सबको किसी के आने का बेसब्री से इंतजार हो। जब बस क्लब का मैनेजर वहां पर खड़े तकरीबन 23 साल के लड़के के पास जाकर इरिटेट होकर बोला, कहाँ है तुम्हारी निष्ठा, थोड़ी सी खूबसूरती क्या पाली उस लड़की ने इतना घमंड। मैनेजर की बात सुनकर वो 23 साल का लड़का, जो कोई और नहीं रंजीत था, उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे पटेलन, सॉरी सर, उसने कहा कि उसकी माँ का तबीयत थोड़ा खराब है, अस्पताल में है, आ रही है, थोड़ा कूल हो जाओ और जाकर थोड़ा वोडका मारो। रंजीत की बात सुनकर पटेल उसे घूरते हुए बोला, अगर ये निष्ठा नहीं आई ना तो तुम अपना काम भूल जाना। इतना कहकर पटेल वहां से चला जाता है। रंजीत हैरान भरी आंखों से जाते हुए पटेल को देखकर खुद से टाइम की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ रह गई। अभी रंजीत समय और निष्ठा को कोस रहा था जब वहां पर एकदम से म्यूजिक बदल जाता है और सॉरी डिस्को लाइट्स एक ही डायरेक्शन में बार स्टेज की तरफ फोकस हो जाती है। सब लोग जो डांस कर रहे थे रुककर उस तरफ देखने लगे जहां पर एक 20 साल की बेहद दूध जितनी गोरी और खूबसूरत लड़की रेड कलर का थाई तक ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। उसने थोड़ा भड़कैला मेकअप किया था, लेकिन फिर भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे काले बाल कमर पर लहरा रहे थे। उसकी परफेक्ट फिगर किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थी। जब सॉन्ग प्ले होना शुरू होता है और कई सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और वो लड़की उनके साथ डांस करना शुरू करती है। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। उस म्यूजिक के चलते हुए वो लड़की अपने साथ खड़े एक बाय डांसर के गाल पर हाथ रखकर उसे इंटेंस भरी आंखों से देखते हुए लिरिक्स को गाते हुए डांस के साथ बोली, किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूं दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। ये कहते हुए वो लड़की अपने कमर पर हाथ रख हाई हील्स के साथ कैट वॉक के साथ एकदम स्टेज के सामने आकर डांस करते हुए बोली, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना X2। सारा ज़माना। उस लड़की ने जिस लड़के के साथ पहले डांस किया था वो लड़का उस लड़की के कमर पर हाथ रखकर उसके साथ डांस करते हुए बोला, रैप स्टार्ट्स, लड़की एकदम राइट है, लड़की डायनामाइट है, लड़की के चक्कर में दिल्ली गली गली में फाइट है। थोड़ा हमें दो टाइम यारा, लव नहीं है क्राइम यारा, हर दिन मुझको बेटर लगे, तू लड़की है या वाइनरे, जनता को जवाब दो कब पढ़ोगी प्यार में, सारी दुनिया लगी हुई है, हम भी है कतार में। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना रैप एंड्स। जिसके साथ ही साथ वो लड़की उस लड़के से दूर होते हुए सबकी तरफ देखते हुए मदहोशी में बोली, सारा ज़माना। इस म्यूजिक के चलते हुए वो लड़की सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले X2। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। जिसके साथ ही उसके साथ में पार्टनर डांसर आकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसके गले पर किस करने लगा, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन फिर भी क्लाउड को देखते हुए उसे खुद से दूर कर अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए बोली, किसी को मेरी हसरतें, किसी की मैं हूं दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना। सॉन्ग के खत्म होने के साथ ही साथ वो लड़की जल्दी से स्टेज के बैक साइड चली जाती है तो उसका डांस पार्टनर भी उसके पीछे चला आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, निष्ठा तारांकन, ये है मेरी नई कहानी जिसका नाम ही है बर्बादियां, तो देखते हैं कौन किस हद तक किसे बर्बाद करता है। निष्ठा की इस गरीबी से भरी जिंदगी कैसे 360 डिग्री तक यू टर्न लेती है और अग्नि क्या करने वाला उन्नति के साथ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना मेरी इस स्टोरी का पहला चैप्टर कैसा लगा। रिव्यू देना और शेयर करना मत भूलिएगा।
अचानक अपने डांस पार्टनर के हाथ को पकड़ने पर वो लड़की, जो कि कोई और नहीं बल्कि निष्ठा थी, स्टेज के बैकग्राउंड में आकर उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, रचित, मेरा हाथ छोड़ो। रचित निष्ठा की बात सुनकर उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैंने रंजीत से सुना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसके जवाब में निष्ठा रचित की तरफ देखते हुए बोली, मैंने नर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि माँ को कल सुबह ही होश आएगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई, क्योंकि रंजीत ने फ़ोन किया था कि मैनेजर काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं। निष्ठा की बात सुनकर रचित मुंह बनाते हुए बोला, उस पटेलन का काम ही क्या है, हर वक्त गला फाड़ता रहता है। अभी रचित मैनेजर की बुराई कर रहा था जब पीछे से मैनेजर अपना गला साफ करते हुए बोला, आम आम कर ली बुराई तूने मेरी। मैनेजर की आवाज़ सुनकर रचित एकदम से सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे पटेलन, मेरा मतलब मैनेजर सर, आप यहाँ, मैंने आपको देखा ही नहीं। जिसे सुनकर पटेल अपना सिर हिलाते हुए बोला, बुराई करने से फुर्सत मिलेगी तब तू मुझे देखेगा। रचित पटेल की बात सुनकर मुंह बना लेता है, जिसे एक नज़र घूरने के बाद पटेल निष्ठा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना कि तुम्हारी माँ को लकवा मार गया, अब उनकी हालत कैसी है? ये कहते हुए पटेल लगातार निष्ठा को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था, जिसे महसूस करते हुए भी निष्ठा अपने कपड़े को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोली, आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया, मेरी माँ अब बिल्कुल ठीक है, कल से मुझे आने में देरी नहीं होगी। जिसे सुनकर पटेल अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया, वैसे अगर तुम कहो तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी, निष्ठा ने जल्दी से मना करते हुए कहा। जिसे सुनकर पटेल निष्ठा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे निष्ठा, तुम डरती क्यों हो मुझसे? मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। ये कहते हुए पटेल निष्ठा के कंधे को सहला रहा था, जिसे महसूस करते हुए निष्ठा एकदम से पटेल के हाथ को अपने कंधे से हटाकर बोली, आपके बड़े दिल के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर निष्ठा जल्दी से चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। रचित जाती हुई निष्ठा को बस देखते हुए अपने निचले होंठ को बाइट कर लेता है, जब पटेल उसके कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए कहता है, मस्त माल है, लेकिन साली छूने नहीं देती। पटेल की बात सुनकर रचित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे पटेल साहब, अपने पैसे की खुशबू जरा इसके नाक में भी चढ़ाओ, फिर देखना कैसे छूने और पकड़ने नहीं देती। ये कहते हुए रचित हंसने लगा, जिसे देखकर पटेल हंसते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, हा सही कह रहा है, कल ही उसका बंदोबस्त करता हूं मैं, और कब तक तड़पाएगी मुझे? इतना कहते हुए पटेल और रचित दोनों गंदी हंसी हंसने लगे। वही निष्ठा अपने कपड़े चेंज करके वहां से ऑटो लेकर घर के लिए निकल जाती हैं। BP रोड। निष्ठा बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, जिसमें रात के 12 बजे बज रहे थे। ऑटो ड्राइवर निष्ठा को रियरव्यू मिरर में लगातार देखे जा रहा था, जिस निष्ठा भी साफ महसूस कर पा रही थी और बार बार दुपट्टे से अपने आप को ढक रही थी। जिसे देखते हुए ऑटो ड्राइवर रोड से दूसरी तरफ ऑटो का रुख मोड़ लेता है, जिसे देखकर निष्ठा जल्दी से ऑटो ड्राइवर से कहती है, भाई यही दिखाता कोथायान ये अच्छे ना। जिसे सुनकर ऑटो ड्राइवर निष्ठा को शांत करवाते हुए बोला, अरे मयादामा अमी शर्ताकाता निच्चिलामा। ये सुनकर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना किसी शॉर्टकट से, आप मुझे मेन रोड से लेकर चलिए। ऑटो ड्राइवर निष्ठा की बात सुनकर बोला, चिंता मत कीजिए मैडम, भरोसा रखिए, आपको सही सलामत पहुंचाऊंगा। निष्ठा ऑटो ड्राइवर की बात सुन घबराहट में उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए भैया, मैं कह रही हूं ना आपको, मुझे हाईवे रोड से ही जाना है, तो प्लीज़ हाईवे रोड से ही लेकर चलिए, मुझे नहीं जाना किसी शॉर्टकट से। निष्ठा की बात सुन ऑटो ड्राइवर एकदम से अपनी ऑटो एक बड़े से पेड़ के पीछे रोकते हुए सर घुमाकर निष्ठा को घूरने लगा। ऑटो ड्राइवर की नज़र को महसूस कर निष्ठा अंदर तक घबरा गई और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर अपनी सीट पर रखते हुए बोली, आपने यहाँ तक छोड़ा उसके लिए थैंक यू, आगे मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर निष्ठा उतरने लगी, जिस पर ऑटो ड्राइवर एकदम से हाथ आगे बढ़ाकर निष्ठा को अंदर खींचते हुए बोला, अरे रुको मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? जिसे देखकर निष्ठा एकदम से ऑटो ड्राइवर के हाथ को झटकते हुए बोली, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ये कहते हुए निष्ठा ऑटो से उतरने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर ऑटो ड्राइवर एकदम से अपनी साइड से हटकर निष्ठा की साइड घुसते हुए बोला, अरे हो तो धंधे वाली ना, थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना, अपने इस मखमल जैसे जिस्म में ज़रा मुझे भी हाथ मलने का मौका दो, निराश नहीं करूँगा। ये कहते हुए ऑटो ड्राइवर निष्ठा के ऊपर झुकने लगा, जिसे देखकर निष्ठा एकदम से उसके पेट पर लात मारती है, तो ऑटो ड्राइवर दर्द से चीखते हुए बाहर गिर जाता है। निष्ठा ऑटो ड्राइवर के गिरते ही घबराहट में अपने पर्स को पकड़ जल्दी से ऑटो से बाहर निकलती है और अपने आप को संभालते हुए भागने लगती है। ये देखकर ऑटो ड्राइवर, जो कि अब तक खुद को संभाल चुका था, उठकर एकदम से अपने ऑटो के अंदर बैठ ऑटो स्टार्ट करते हुए निष्ठा की तरफ भगा देता है। निष्ठा घबराहट में इधर उधर देखते हुए भाग रही थी, उसकी नज़र मदद के लिए किसी को तलाश रही थी, लेकिन रात काफ़ी हो जाने के कारण पूरा रोड सुनसान था। निष्ठा डर और घबराहट में भागते हुए खुद से गहरी सांस भरते हुए बोली, निष्ठा
कदम नहीं रोकना, भाग। ये कहते हुए निष्ठा उसे सुनसान रोड से निकलकर थोड़े हाईवे के साइड में जैसे ही आती है, एक ब्लैक महिंद्रा से टकराते टकराते बचती है, लेकिन कोना से धक्का लगने के कारण निष्ठा डर और घबराहट में वहीं पर बेहोश हो जाती है। निष्ठा के बेहोश होते ही उस महिंद्रा थार से एक ब्लैक सूट पहना बॉडीगार्ड बाहर निकलता है और निष्ठा के पास आकर उसे सीधा लेटा उसके नाक के सामने उंगली रखकर चेक करता है कि वो ठीक है या मर गई। लेकिन निष्ठा की सांसों को महसूस करते हुए बॉडीगार्ड बिना किसी भाव के उसे देखते हुए अपनी बाहों में उठाकर थार के अंदर ले जाता है। बॉडीगार्ड जैसे ही अंदर आता है, उसके कानों में लगे हेडफोन में रेड लाइट जलने लगता है, जिस पर वो कॉल अटेंड करते हुए कहता है, यस सर। जिसकी बात पर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर बॉडीगार्ड के माथे की नसें सिकुड़ जाती है और उसकी नज़र निष्ठा पर जाती है, जो कि उसके पैसेंजर सीट पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे देखते हुए वो कॉल में कहता है, यस सर, इंतजाम हो गया, मैं लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर बॉडीगार्ड कॉल कट कर एक इंजेक्शन लॉकर से निकालकर निष्ठा के बाजू पर लगा देता है, जिससे निष्ठा बेहोशी में भी दर्द से कराह जाती है। बॉडीगार्ड निष्ठा के कराहने की आवाज़ सुन एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद उसके बाजू को हल्का सा सहला इंजेक्शन को वहीं पर फेंक कर गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ा देता है। इधर मुंबई में उन्नति की आंखें बिल्कुल भारी हो चुकी थी। जब उसकी नींद धीरे धीरे खोलने लगी, उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत था, जिसे महसूस करते हुए उन्नति ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो पाया वो अग्नि की बाहों में थी, जो कि उसे अपने सीने से लगाए उसके ऊपर सोया हुआ था। अग्नि को अपने ऊपर देखकर उन्नति के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके माथे पर सुबह सुबह ही ठंडे पसीने आने लगे। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक गहरी सांस ले सके, इसलिए उसने अपनी सांसों को एकदम से रोक रखा था। जब अग्नि उसके कमर को पकड़ते हुए धीरे से बोला, ज़्यादा देर तक सांस रुकोगी तो मर जाओगी, सो रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अग्नि की डीप मॉर्निंग वॉइस को सुनकर उन्नति को गूज़बम्प आने लगे और उसके कान पूरी तरीके से लाल हो गए। जब अग्नि अपना सर उठा अपनी पीली आंखों से उन्नति की ब्लैक आइस में देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय बैड लक। जिसे सुनकर उन्नति घबराते हुए अग्नि को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैं तो वहाँ। आई नो तुम कहना चाहती हो कि कल रात मेरे ऑफिस में थी, मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो, तो बता दूं, मेरे कैद में हो तुम। अग्नि ने उन्नति की बात को बीच में काट उसके कान में आकर धीरे से खुसफुसाते हुए कहा। ये सुनकर उन्नति को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो अग्नि के चेहरे को अपने कान से दूर करते हुए बोली, टेक दिस साउंड ऑफ योर ब्रेथ अवे फ्रॉम मी। जिसे सुनकर अग्नि अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लेकर बोला, वाई नॉट, अब तो ये सांसों की आहट तुम्हें हर पल सुननी है। अग्नि की मुस्कुराहट को देखकर उन्नति की आंखें छोटी हो गई और वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी, जब अग्नि एकदम से उन्नति के जबड़े को पकड़ गुस्से से बोला, तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ प्यार करने के लिए नहीं, पल पल बर्बाद करने के लिए। ये सुनकर उन्नति घबराई हुई आंखों से अग्नि को देखते हुए बोली, देखो, वो तो मैं देखूंगा, शौक से देखूंगा, फिर से देखूंगा, यू जस्ट वेट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। अग्नि ने उन्नति की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अब क्या जबड़ा तोड़ दोगे मेरा, छोड़ो मेरे चेहरे को। उन्नति की बात सुन अग्नि उसके चेहरे को झटक देता है तो उन्नति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अग्नि बिस्तर से उठकर उन्नति के लाल पड़ चुके चेहरे को एक नज़र देखने के बाद चादर हटाते हुए खड़ा हो जाता है तो उन्नति के गाल लाल हो जाते हैं। अग्नि जो कि सिर्फ शॉर्ट्स में था, मिरर के सामने खड़ा हो अंगड़ाई लेने के बाद उन्नति की तरफ देखकर बोला, ए यू नो व्हाट, आई हेट यू। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, किसी से नफरत करना एक बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे। उन्नति के जवाब को सुनकर अग्नि अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है तो उन्नति एकदम से बिस्तर के बगल में रखे जार को उठाकर ढक्कन खोल पानी अग्नि के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, नींद में हो, अब उठ जाओगे। इतना कहकर उन्नति जार को हाथ में पकड़े बिस्तर से कूद पड़ती है तो उसके पैर जमीन को छूने से पहले ही अग्नि उसे कमर से पकड़ हवा में उठा लेता है। जिसे महसूस कर उन्नति अग्नि के ऐसे पकड़ने पर अपने हाथ पैर हवा में मारते हुए खुद से बोली, ये मार डालेगा मुझे, डेड बचाओ। इतना सोचते हुए उन्नति गुस्से में अग्नि की तरफ देखकर जार को दिखा धमकाते हुए बोली, इसे तुम्हारे सिर पर पटक दूंगी मैं। उन्नति की धमकी पर अग्नि दूसरे हाथ से अपने चेहरे से टपक रहे पानी को साफ करते हुए बोला, नींद खुल गई मेरी, इसलिए हवस जाग गई और धमकी किसे दे रही हो, हिम्मत है तो छूकर दिखाओ। अग्नि की डीप आवाज को सुनकर उन्नति मन में बोली, क्यों ये वापस क्यों आ गया। उन्नति अभी अग्नि को मन में कोस रही थी जब ऑटोमेटिकली उस कमरे में लगा टीवी ऑन हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ सुनकर उन्नति का ध्यान जहां टीवी की तरफ चला गया, वहीं अग्नि के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो उन्नति की तरफ देखने लगा। उन्नति जैसे जैसे टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ को देख रही थी, उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे और टीवी की हेडलाइन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उत्तम प्रजापति's डॉटर डाइड इन ए मेजर कार एक्सीडेंट। हेडलाइन को सुनते हुए उन्नति अग्नि से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लीव मी।
अग्नि उन्नति के कोशिश को देखते हुए उसे नीचे उतार कर बोला, क्यों नहीं? तुमने पूरी दुनिया छोड़ दी, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूंगा, बदकिस्मती। अग्नि की बात सुन उन्नति आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने किया है ना ये सब? पहले वो हम लोगों के इंटीमेट सीन्स की फोटोग्राफ्स और अब फेक यो का एक्सीडेंट, यही कहना चाहती हो ना? अग्नि ने उन्नति की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि की तरफ नम आंखों से देखते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वाई वॉट हार्म हैव आई डन टू यू? मैं तो तुमसे प्यार। डोंट मेंशन लव विद योर फकिंग टंग, तुम पर सूट नहीं करती। अग्नि ने उन्नति की बात को बीच में काट गुस्से से कहा। अग्नि के गुस्से को देखते हुए उन्नति डर से कांपते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तुम थे अग्नि जो? चुप, बिल्कुल चुप, मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, अग्नि ने उन्नति को घूरते हुए कहा। जिसे सुनकर और अग्नि के गुस्से भरी आंखों को देखकर उन्नति के मुंह से और कुछ भी ना निकल सका। जिसे देख अग्नि उसे इग्नोर करते हुए एक नज़र टाइम की तरफ देख कमरे से बाहर की तरफ चला गया। उन्नति जाते हुए अग्नि को देखकर खुद से बोली, मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी हालत में निकलना होगा, वरना मैं इस सनकी आदमी के जाल में फंस कर रह जाऊंगी। इतना कहते हुए उन्नति कमरे से बाहर चली आती है तो देखती है वो पूरा घर क्रिस्टल से सजा हुआ था। वहां पर तकरीबन 10 कमरे थे, एक आलीशान किचन था, एक बहुत ही बड़ा लिविंग हॉल जिसके ऊपर में क्रिस्टल से बना झूमर लटका हुआ था, लग्जरियस एंटीक पेंटिंग और फ्लावर वास रखे हुए थे जो कि उस घर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। हर एक हिस्से में सारे सर्वेंट अपने अपने काम में लगे हुए थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, मानो इंसान ना होकर वो सभी रोबोट हो। सभी चीजों को गौर से देखने के बाद उन्नति अपने ख्यालों को झटकते हुए बोली, ये एक चमकता पिंजरा है, अगर यहाँ से निकलना है तो सारे एफर्ट्स लगाने होंगे। इतना सोचते हुए उन्नति जो कि सेकंड फ्लोर पर थी, स्टेज से होते हुए लिविंग हॉल में आ जाती हैं और अपने कदम एंट्री गेट की तरफ बढ़ाती है जब उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस चीखने की आवाज़ को सुनकर उन्नति अपने क्यूरियोसिटी के कीड़े को रोक नहीं पाती और उसके कदम खुद में खुद उस लिविंग हॉल से थोड़ी दूर पर बने एक खूबसूरत से बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्नति जब बालकनी के पास पहुंचती है तो देखती है अग्नि एक आदमी से लड़ रहा था, उसका मस्कुलर और कामुक शरीर लड़ने के कारण निकल रहे पसीने और धूप से चमक रहा था। अग्नि जिस आदमी को मार रहा था उसके नाक और मुंह से बुरी तरीके से खून बह रहे थे। उन्नति जिसकी नज़र अग्नि पर थी, जब उसकी नज़र उस आदमी पर गई तो उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और अग्नि उसे यूं ही पीट पीट कर मारने वाला हो। जिसे देखते हुए उन्नति को काफ़ी डर लगने लगा और वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखकर दौड़ते हुए वॉश बेसिन के पास जाकर वहां पर उल्टी करने लगी। अग्नि जो तिरछी नज़र से वॉल की तरफ देख रहा था, उन्नति की हालत को देख होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर उस आदमी के मुंह पर आखिरी और गुस्सा जड़ते हुए बोला, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरा मूड आज अच्छा है, वरना तुम्हें मौत की नींद सुला देता। इतना कहकर अग्नि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसका बॉडीगार्ड उसके हाथ में टॉवल रख देता है, जिसे लेकर अग्नि अपने हाथ को साफ करते हुए अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। अग्नि बालकनी में पहुंचकर लिविंग हॉल में आते हुए उन्नति की तरफ देखकर बोला, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि को गुस्से से घूरने लगी, जिसे देखकर अग्नि होठों पर व्यंग भरी मुस्कान लेकर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा देता है। जिसे जाता हुआ देखने के बाद उन्नति खुद से बोली, इसके ऑफिस निकलने के बाद सोचती हूँ जो करना है, वरना पता नहीं ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा। कोलकाता के एक लग्जरियस साइट जो कि काफ़ी रईसों का एरिया था, जहाँ पर सिर्फ करोड़पति ही रह सकते थे। रहने के लिए तो वहाँ पर 10 घर थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रहने के लिए 3-4 लोग ही रहते थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा और आलीशान घर के नेम प्लेट में लिखा हुआ था धनराज विलास। उस विला के अंदर काफ़ी तैयारी चल रही थी और तकरीबन 45 साल की एक औरत जो दिखने में काफ़ी फिट और फाइन थी, अपने लैपटॉप को पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठी काम कर रही थी। जब तकरीबन 50 साल का एक आदमी नीचे आकर उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, इशिता, तुम्हारा नवाबजादा कहाँ है? उस आदमी की बात सुन इशिता धनराज जो कि उनकी पत्नी थी, उनकी तरफ देखते हुए बोली, सुमित, आपको पता है ना आज उसका मैच है, अगर मैं उसे रुकने के लिए कहती तो अजीब सा जवाब देता, इसलिए मूड खराब करने के लिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जिसे सुनकर सुमित धनराज इशिता की बात सुन एक आह भरते हुए बोले, तुमने कभी सोचा है जब मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बेटा बिजनेस कब ज्वाइन करने वाला है, तब मुझे उन्हें बताने में भी शर्म आती है कि मेरा बेटा बिजनेस में नहीं बल्कि मारपीट में इंटरेस्ट रखता है। सुमित की बात सुन इशिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें उसका बॉक्सिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन वो उसकी हॉबी है। रियली इशिता, दिस इज हिज हॉबी, सो टेल मी व्हेन इज हिज हॉबी गोइंग टू गो अवे? सुमित ने सार्कास्टिकली वे में पूछा। जिसके जवाब में इशिता एक गहरी सांस भरते हुए बोली, बट सुमित, तुम ये भी तो देखो, उसकी बॉक्सिंग के कारण हमारे कई सारे ब्रांड कितने पॉपुलर है। इशिता की बिजनेस वाली बात को सुनकर सुमित गहरी सांस भरते हुए बोले, फाइन, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम बता सकती हो वो है कहाँ?
इशिता लैपटॉप में टाइम की तरफ देखते हुए बोली, अभी मॉर्निंग है और इवनिंग में उसका मैच है, सो अभी वो जिम में होगा। जिसे सुनकर सुमित अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं अभी उसके कोच को फ़ोन करके पता लगाता हूँ कि आखिर नवाबजादा सच में अपने प्रैक्टिस पर ही फोकस कर रहा है या फिर बात कुछ और है। इतना कहकर सुमित अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करने लगा, जिस पर उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा कि उनके क्लाइंट उन्हें कॉल कर रहे थे, जिसे देखते हुए सुमित कॉल अटेंड कर वहां से बात करते हुए चले गए। इशिता जाते हुए सुमित को देखकर खुद से बोली, अब ये कहाँ जा रहे हैं, अलीशा और उसकी फैमिली आ रही होगी। इतना सोचते हुए इशिता अपने ख्यालों को झटक वहां पर काम कर रहे एक सर्वेंट से बोली, किसी भी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, पंडित जी आज सगाई का मुहूर्त निकालने वाले हैं। जिसे सुनकर सारे सर्वेंट अपना सिर हिला देते हैं तो इशिता फिर से अपने काम में लग जाती है। इधर उस आलीशान घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थोड़े सुनसान एरिया में एक फार्म हाउस बना हुआ था, जिसके आलीशान कमरे के अंदर बिछे एक बड़े से बिस्तर पर एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसके बगल में भी कोई लेटा था, जो कि पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर था। उसके बिस्तर के चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और काफ़ी सारे सैनिटरी नैपकिन के साथ कॉन्डोम के पैकेट गिरे हुए थे। जब उस लड़के की नींद खुली, उसने एक झपकी ली, फिर उठकर बैठ गया और बिना अपने बगल में ध्यान दिए अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो लड़का शावर लेकर आने के बाद अपने कदम सीधा वार्डरोब की तरफ बढ़ा देता है और वहां से अपने लिए एक शॉट के साथ सिंपल सा ब्लैक वेस्ट निकाल अपने कदम सीधा अपने मिनी फ्रिज की तरफ बढ़ा देता और वहां से दूध का पैकेट निकाल सीधा पी जाता है। उसकी वो ओशियन ब्लू आइस समुद्र जितनी गहरी थी, जिनमें कोई भाव नहीं था। वो लड़का फ्रेश होने के बाद अपने बिस्तर की तरह देखता है और वहां जाकर चादर उठाते हुए कहता है, हे वेक अप एंड गेट लॉस्ट। ये कहते हुए वो चादर उठाकर फेंक देता है तो देखता है वो जगह खाली थी और शख्स के बजाय वहां पर एक तकिया रखा हुआ था। जिसे देखते हुए उस लड़के के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स राइट, इट्स मोर फन दिस वे। तारांकन, कौन है ये शख्स और क्या आती जुड़ा हुआ है अग्नि और उन्नति के बीच, कैसे निष्ठा मुसीबत से बाहर निकलेगी, क्या है इस कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। नाम की क्रेज इतनी ज़्यादा थी कि वहां पर जो लड़का लगातार अपने अपोनेंट को पीटे जा रहा था, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे आज वो जान लेकर रहेगा। जब आखिरी में वो एक जोरदार घूंसा अपने अपोनेंट के मुंह पर मारता, जिससे उसके मुंह से निकलता हुआ खून सीधा उस लड़के के चेहरे पर लगाते हैं, जिसे देखते हुए रेफरी उस लड़के को रोकने लगा, लेकिन वो रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। होस्ट की आवाज़ मैच को देखते हुए सिर्फ उसे रिंग में तहलका मचा रही थी, जो कह रहा था, रेफरी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विलन रुकने को तैयार नहीं है। तभी उस लड़के ने अपने अपोनेंट के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिसके साथ ही होस्ट एक बार फिर बोला, ये खेल विलन के ओपोनेंट के लिए खतरनाक होता जा रहा है। होस्ट के इतना कहते ही वो लड़का अपने अपोनेंट के सीने पर घुसा जड़ने के बाद उसके मुंह पर एक बार फिर घुसा मारता है तो उसका अपोनेंट मुंह के बाल जमीन पर गिर जाता है, जिसके साथ ही सभी लोग जोर से हूटिंग करते हैं और एक बार फिर होस्ट की आवाज़ आती है। रिंग में एक तानाशाह और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी का राज होता है, जिस पोजीशन को एक बार फिर विख्यात धनराज ने अपने नाम कर लिया। होस्ट के इतना कहते ही वहां नीचे खड़ा एक 45 साल का आदमी अपने नम आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आखिर इस छोटे बदमाश ने फिर से वो कर दिखाया। जब विख्यात की नज़र अपने कोच पर गई, जब रेफरी विख्यात के पास आकर उसके हाथ को पकड़ ऊपर कर देता है तो सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। कुछ देर बाद विख्यात अपनी लग्जरियस कार में था और उसका कोच उसकी तारीफ पर तारीफ करे जा रहा था, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ विख्यात की सक्सेस और उसकी जीत छाई हुई थी। विख्यात उनकी सारी बातों को सुनते हुए बस बाहर की तरफ देख रहा था, जब कोच विख्यात की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारे इस बार के परफॉर्मेंस का राज क्या है? विख्यात कोच की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे सारे टेक्निक्स और परफॉर्मेंस पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छे थे। मैं इतना खुश हूं कि अगर तुम मुझे चांद और सितारे मांग लो तो भी मैं कोशिश करूंगा लाने का, कोच ने जवाब दिया। जिसे सुनकर विख्यात के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब कोच ने विख्यात की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। उनकी बात सुनकर विख्यात के होठों से सारी मुस्कान गायब हो गई और वो कोच की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, रमन सर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। विख्यात की बात पर रमन नारंग उसकी तरफ देखते हुए बोले, विख्यात, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू बट आई कांट इंटरफियर इन योर फैमिली मैटर। रमन की बात सुनकर विख्यात अपना सिर हिला देता है। जब कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आकर विख्यात के फार्म हाउस के बाहर रुकती है, जहां पर रमन उसे ड्रॉप करके जिम के लिए निकल जाते हैं। विख्यात रमन की गाड़ी जाने के बाद अपने बैग को अपने हाथ में पकड़े अंदर आने के बाद उसे वहां पर ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड की तरफ उछालकर बोला, हु वॉज दैट गर्ल एंड वेयर इज शी नाउ? विख्यात के सवाल पर बॉडीगार्ड उसके बैग को अच्छे से पकड़े उसकी तरफ देखते हुए बोला, बट वाई सर? बॉडीगार्ड की बात पर विख्यात अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला,
यू नो विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप आई कैन नॉट परफॉर्म वेल इन माई मैच। तो मैंने कल तुम्हें लड़की लेने भेजा था ना, क्या तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उठा लाए? जिसे सुन बॉडीगार्ड थोड़ा सा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मैं आपका काम करने जा रहा था। जब वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई और शॉक के कारण बेहोश हो गई तो मैं उसे अस्पताल लेकर जाने वाला था, लेकिन उसी वक्त आपका फ़ोन आ गया और आप इतने गुस्से में थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और इसलिए मैंने डिज़ायर इंड्यूसिंग ड्रग्स उस लड़की को इंजेक्ट कर दिया। बॉडीगार्ड की बात पर विख्यात गुस्से से उसके पास आकर उसके कॉलर को कसकर पकड़ अपने दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बास्टर्ड, हाउ डरे यू डू सच अ नास्टी थिंग। मुझे नहीं पता कि मैंने किसके साथ रात बिताए। विख्यात के गुस्से को देखते हुए बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर। जिसे सुनकर विख्यात बॉडीगार्ड को छोड़ते हुए बोला, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वो कोई पहली नहीं थी। विख्यात की बात पर बॉडीगार्ड एक गहरी सांस भरता है जब उसे फिर से विख्यात की आवाज़ सुनाई थी, जिसने बॉडीगार्ड से कहा, आई वॉन्ट दैट गर्ल इन माई हाउस। विख्यात की सर्द आवाज़ पर बॉडीगार्ड हैरानी विख्यात की तरफ देखने लगा, जिस पर विख्यात बॉडीगार्ड को घूरते हुए बोला, आई डोंट फकिंग केयर बट आई वॉन्ट दैट गर्ल इन माई हाउस। तुम उसे कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, सब तुम पर है। बॉडीगार्ड विख्यात की बात पर टाइम की तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए विख्यात अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जोसेफ, द होल इवनिंग एंड नाइट ऑफ टुडे एंड द होल डे ऑफ टुमारो आर योर्स, बट रात मेरी, इसलिए कल रात वो मुझे मेरे घर में चाहिए। इतना कहते हुए विख्यात अपने कमरे में चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखने के बाद जोसेफ एक गहरी सांस भरकर बाहर की तरफ चला आता है। जब उसकी नज़र घर में लगे सीसीटीवी फुटेज पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है और वो सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ चला जाता है। इधर निष्ठा अपने उस छोटे से घर के बिस्तर पर सिकुड़कर सो चुकी थी। जब उसकी नींद धीरे धीरे खोली, उसने उठने की कोशिश की जब उसे अपने कमर पर काफ़ी तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे महसूस कर निष्ठा कराहते हुए फिर से उस सख्त बिस्तर पर बैठ गई। निष्ठा के गले पर काफ़ी सारे लाल निशान थे और उसके गोरे दूध जैसे हाथ में किसी के बेरहमी से पकड़ने के निशान थे। निष्ठा अपने हाथ को देखते हुए रोना शुरू कर देती है और अपनी गाल पर तमाचा मारते हुए कहती है, क्यों क्यों भगवान जी, क्यों मुझे लेकर आए आप इस दुनिया में? जब से पैदा हुई सिर्फ गरीबी और जिस चीज़ में नहीं जाना चाहती थी उस चीज़ में भी घसीट लिया गया मुझे। ये कहते हुए निष्ठा जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ पूरे घर में सुनाई दे रही थी। जब उसका फ़ोन बजने लगा, निष्ठा ने देखा उसके फ़ोन पर डॉक्टर साहब लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए निष्ठा को अचानक से अपनी मां संविदा की याद आई, जिन्हें याद कर निष्ठा जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कॉल अटेंड कर फ़ोन कान में लगाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अपने सारे दर्द को इग्नोर करते हुए बोली, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर निष्ठा जल्दी से अपना बैग उठा वहां से जाने लगी। जब उसकी नज़र दीवार पर लगे छोटे से आईने पर गई, उसने खुद को देखा। सुर्ख लाल पड़ चुकी नाक, गुलाबी होंठ जिन्हें देखकर लगता था प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई हो, काफ़ी वक्त से अच्छा खाना न मिलने के कारण चेहरे पर हल्के सफ़ेदी नजर आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए निष्ठा गुस्से से उस मिरर पर हाथ मारते हुए बोली, मुझे नफरत है इस शक्ल से, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। इतना कहते हुए निष्ठा वहीं पर एक छोटे से बक्से को निकालती है, जिसके अंदर काले केवच रखे हुए थे, जिसमें तेल डालकर निष्ठा उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। अपने हाथ गले पर अच्छे से लगाने के बाद निष्ठा अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए कहती हैं, अब मुझे उस दुनिया में नहीं जाना, सब एक बुरा सपना था, अगर उसे पकड़कर बैठी तो मेरी माँ मर जाएगी और मुझे अनाथ नहीं होना। इतना सोचते हुए निष्ठा, जिसकी आंखों से आंसू की लकीर बह गई थी, वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने बैग को उठा घर से निकल आती है। निष्ठा जैसे ही घर से निकल कुछ दूरी पर पहुंचती है, उसके सामने 2-3 आदमी खड़े हो जाते हैं। उन आदमियों को देखकर निष्ठा का चेहरा पीला पड़ जाता है। निष्ठा के चेहरे के भाव को देखते हुए उनमें से एक आदमी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, कहाँ जा रही है? कल रात से इंतजार कर रहे हैं तेरा। उस आदमी की बात पर निष्ठा थोड़ी घबराते हुए बोली, वो मेरी माँ को लकवा मार गया था तो हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैंने तो इस महीने के ब्याज आपको सही समय पर दे दिए थे ना। जिसे सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला, हा 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 बिलोटी, तुझे हर बार ये क्यों लगता है कि हम सिर्फ उससे पैसे लेने आते हैं? जी, निष्ठा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिस पर वो आदमी अपने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, काली। मेरा नाम है काली, लेकिन देख मैं फिर भी तुझसे खूबसूरत हूँ। काली की बात पर निष्ठा अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए बोली, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे क्यों रोका है? क्योंकि मुझे अस्पताल जाने के लिए देरी हो रही है। जिसे सुनकर काली तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सुना है तू मसाज बहुत अच्छा करती है, मेरा मसाज भी करेगी, ब्याज में कुछ पैसे कम कर दूंगा। काली की बात पर निष्ठा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, इस बारे में आप एजेंसी जाकर बात कर लीजिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। निष्ठा की बात पर काली अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, एजेंसी में क्यों? मेरे घर चल, वहां पर भी तो अच्छे से मसाज कर सकती है ना।
निष्ठा काली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं होम सर्विस नहीं देती, आपको जो भी कहना है एजेंसी में जाकर कहो। निष्ठा के जवाब को सुनकर काली एकदम से निष्ठा के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर निष्ठा घबरा जाती है और काली से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है। काली निष्ठा की बात पर अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करते हुए बोला, बदतमीजी की बात करती हो, बल्कि तुम्हें तो कहना चाहिए मैं बड़ी इज्जत से तुमसे बात कर रहा हूँ। निष्ठा काली की बात सुनकर दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही है, मुझे वहां जाने दो, मेरी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई है। ये कहते हुए निष्ठा काली के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसे देखते हुए काली एक गंदी हंसी हंसते हुए निष्ठा के कमर पर हाथ रखकर बोला, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तेरा लेंड हूँ, अब क्या कर्ज चुकाने के लिए तू मेरी छोटी सी डिमांड पूरी नहीं करेगी। निष्ठा काली की हंसी और उसके बातों को सुनते हुए डर जाती है। इधर मुंबई में उन्नति कमरे में चुपचाप बैठी अग्नि के ऑफिस जाने का इंतजार कर रही थी, जब वहां पर एक सर्वेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। ब्रेकफास्ट को देखकर उन्नति को भूख लगने लगी, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए अपना चेहरा फेर लेती है। उन्नति के चेहरे को फेरने पर सर्वेंट उसके पास आकर ब्रेकफास्ट कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, मैडम योर ब्रेकफास्ट। जिसे सुनकर उन्नति सिर उठाकर सर्वेंट को घूरते हुए गुस्से से बोली, जहर मिला दो थोड़ा सा। उन्नति की बात सुन सर्वेंट अपना सर झुकाकर बोला, सॉरी मैम, उसे मिलाने की परमिशन नहीं है। सर्वेंट की बात पर उन्नति बुरी तरीके से उसे होते हुए बोली, तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। सर्वेंट उन्नति की बात सुनकर अपने हाथ की तरफ एक नज़र देखने के बाद अपने आंखों को रोल करते हुए बोला, मेरे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया गया है। सर्वेंट की बात पर उन्नति कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम इंसान ही हो ना या रोबोट हो। जिस पर सर्वेंट अपने सीने पर अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर रखते हुए उन्नति के सामने झुककर बोला, हेलो मैम, माई नेम इज़ फ्रॉस्टी बॉब 30, माई ओनर इज़ अग्नि सिंह राठौड़ एंड आई एम मेड इन टोक्यो, जापान। सर्वेंट की बात पर उन्नति बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए खड़ी होकर उस सर्वेंट के चारों तरफ घूमते हुए बोली, तुम सच में रोबोट हो। सर्वेंट उन्नति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस मैम। जिसे सुनकर उन्नति कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, तुम्हारा जल्लाद बॉस कहाँ है। उन्नति की बात पर सर्वेंट थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, इस नाम से कोई भी इंसान इस घर में नहीं रहता। उन्नति उसकी बात सुन गहरी सांस भरकर बोली, पूछ रही थी कि अग्नि कहाँ है। जिसके जवाब में सर्वेंट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मिस्टर अग्नि ने मुझे ऑर्डर दिया है आपको ब्रेकफास्ट करवाने का, सो प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे चार्ज पर जाना है, घर के सारे काम हो चुके हैं। उन्नति उस रोबोट सर्वेंट की बात पर कुछ पल सोचने के बाद उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, इस घर में और भी तुम्हारी तरह रोबोट है। जिसे सुनकर सर्वेंट ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा करते हुए फिर से बोला, मिस्टर अग्नि ने मुझे ऑर्डर दिया है आपको ब्रेकफास्ट करवाने का, सो प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे चार्ज पर जाना है, घर के सारे काम हो चुके हैं। ये सुनकर उन्नति अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, मैंने पूछा क्या तुम्हें छोड़कर और भी यहाँ पर रोबोट है। जिस पर सर्वेंट फिर से ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मिस्टर अग्नि ने मुझे ऑर्डर। ओके आई अंडरस्टैंड, मैं कर रही हूँ नाश्ता, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, उन्नति ने हार मानते हुए पूछा। जिसके जवाब में सर्वेंट कुछ कहता उससे पहले कमरे का दरवाजा खुला और अग्नि अपने बिजनेस सूट में डैशिंग तरीके से अंदर आया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अग्नि अंदर आते ही सिर घुमाकर उन्नति की तरफ देखता है, तो उन्नति की आंखों के सामने एक झलक आकर चली जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अग्नि एक नज़र घूरकर उन्नति की तरफ देखने के बाद सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, फ्रॉस्टी, आई टोल्ड यू टू फीड ब्रेकफास्ट टू योर मैडम, बट वाई हैवंट यू फेड हर येट। अग्नि की बात सुन सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए सर झुकाकर बोला, आपने ब्रेकफास्ट करवाने के लिए कहा, फीड करने के लिए नहीं। जिसे सुनकर अग्नि सर्वेंट के सिर पर एक मुक्का मारने के बाद बोला, डफर, गेट लॉस्ट। जिस पर सर्वेंट अपने टोपी को ठीक करते हुए अग्नि और उन्नति को नमस्ते कर अग्नि की तरफ देखकर बोला, आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर 2 आवर्स, नो वन विल डिस्टर्ब मी। इतना कहकर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उन्नति हैरान भरी आंखों से अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, तुम इतने अमीर हो कि तुम्हारे पास काम करने के लिए एक रोबोट है। जिसे सुनकर अग्नि अपने कदम उन्नति की तरफ बढ़ाते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, वाई डोंट यू नो हाउ रिच आई एम, बल्कि सबसे ज़्यादा पता तो तुम्हें ही था मेरी अमीरी के बारे में। ये सुनकर उन्नति उसकी तरफ घूर कर देखती है और अग्नि को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, तुम बेवजह कुछ भी बकवास नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। जिस पर अग्नि उन्नति के पास आकर उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है, तो उन्नति दर्द से कराह होती है। जिसे इग्नोर कर अग्नि झुककर उन्नति के गले पर जोर से बाइट कर लेता है,
तो उन्नति अग्नि के कॉलर को कसकर पकड़ लेती है और अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले दबा लेती है। अग्नि उन्नति के बालों को कसकर पकड़ उसके गले से अपने चेहरे को बाहर निकालते हुए बोला, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुनाइट, आसान नहीं होने वाली। इतना कहते हुए अग्नि उन्नति की आंखों में आंखें डाल उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अग्नि की पकड़ उन्नति को किस करते हुए उसके कमर पर मजबूत हो रही थी और उन्नति की सांस मानो उखड़ रही थी जब उन्नति अग्नि के सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। उन्नति के मारने पर अग्नि उससे दूर होकर उसकी तरफ देखते बोला, ब्रेकफास्ट कर लो, जिंदा रहने के लिए तुम्हारा खाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे हर रोज टॉर्चर करने के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है, ऐसा क्यों नहीं कहते, उन्नति ने अग्नि को घूरते हुए कहा। जिसे देखकर अग्नि उन्नति के जबड़े को कसकर पकड़ उसके चेहरे को अपने नजदीक लाकर बोला, तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा, इतना बर्बाद कर दूंगा कि जीने के लिए भी तुम अग्नि ढूंढोगी और मरने के लिए भी तुम अग्नि ढूंढोगी, रोते हुए भी अग्नि को ढूंढोगी और खुशी में भी सिर्फ अग्नि को ढूंढोगी, प्यार करने के लिए भी तुम्हें सिर्फ अग्नि चाहिए होगा और नफरत करने के लिए भी सिर्फ अग्नि चाहिए होगा, समझी। इतना कहकर अग्नि उन्नति को सोफे पर बैठा ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा कर देता है, जिसे एक नज़र देखने के बाद उन्नति अपना चेहरा फेर लेती है। ये देखकर अग्नि उन्नति के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए दांत पीसकर बोला, ओ माई स्वीट मिसफॉर्चून, आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल विद योर टैंट्रम्स, और अगर तुम खुद के लिए दिक्कत नहीं चाहती तो चुपचाप नाश्ता करो। नहीं करूंगी, क्या कर लोगे मेरा, उन्नति ने अग्नि को घूरते हुए दांत पीसकर कहा। जिस पर अग्नि उन्नति के ऊपर झुकते हुए बोला, बहुत कुछ, अगर तुम डेमो चाहती हो तो मैं डेमो भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा, आई लव डेमोज। ये सुनकर उन्नति नम आंखों से अग्नि की तरफ देखते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, अग्नि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे डैडी मुझे ढूंढ रहे होंगे। अग्नि उन्नति के आंसुओं को देखते हुए एक सार्कास्टिक स्माइल अपने होठों पर लिए बोला, कुत्ते की जात में और आंसू बहाती औरत की बात में अग्नि सिंह राठौर कभी यकीन नहीं करता, मेरी प्यारी बदकिस्मती। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, तो तुम भाग में जाओ मेरे। अभी उन्नति कह रही थी जब अग्नि एकदम से उसके होंठों पर अपने होंठों रख उसकी बोलती बंद कर देता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। उन्नति अग्नि के फोर्स करने पर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिस पर अग्नि उसके हाथ, जो कि अग्नि के सीने पर थे, उन्हें कसकर पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है और उसके टॉप के अंदर हाथ डालने लगता है तो उन्नति रोना शुरू कर देती है। उन्नति की रोती हुई आवाज़ को सुनकर अग्नि के हाथ जो उसके सीने की तरफ बढ़ रहे थे रुक जाते हैं और वो उन्नति से झटके से अलग होकर अपने होंठों के लगे सलाइवा को अपने हाथ से साफ करते हुए गुस्से भरी आंखों से उन्नति को देखते हुए नाश्ते की तरफ इशारे करते हुए बोला, चुपचाप बिना किसी टैंट्रम के ये नाश्ता करो। अगर मैंने सुना कि तुम किसी भी तरह की बकवास कर रही हो या यहाँ से भागने की कोशिश की है तुमने, तो वो जो फ्रॉस्टी है न, वो जितनी अच्छी किसी की सेवा करता है न उतनी ही अच्छी तरह से किसी की जान ले सकता है। इतना कहकर अग्नि उन्नति को घूरते हुए कमरे से बाहर चला जाता है और उन्नति भी दाएं हाथ से अपने आंसू को साफ करते हुए नाश्ते को देखने के बाद उस सैंडविच को उठा खाते हुए खुद से कहती है, सही कहा तुमने अग्नि द बीस्ट, तुम्हारे इस कैद से निकलने के लिए मेरा खाना पीना बहुत जरूरी है। इतना कहते हुए उन्नति अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। इधर अग्नि अपने उस बड़े से क्रिस्टल पैलेस से बाहर आता है तो बाहर नकुल अपने चश्मे को साफ करते हुए उसी के आने का वेट कर रहा था। आते हुए अग्नि को देख जल्दी से उसके लिए कार का डोर ओपन करता है तो अग्नि बिना किसी भाव के आकर कार के बैक सीट पर बैठ जाता है तो नकुल दरवाजा बंद आकर ड्राइवर के बगल वाले पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है तो ड्राइवर स्टार्ट करता है और उनकी कार पैलेस के पार्किंग लॉट से होते हुए बाहर सड़क पर दौड़ना शुरू कर देती है। नकुल बार बार अपनी वॉच की तरफ देखे जा रहा था, जिसे अग्नि बिना देखे बोला, क्या तुम्हें अपनी वॉच से लव एट फर्स्ट साइड हो गया है जो तुम बार बार अपनी उस 500 साल पुरानी वॉच को देखे जा रहे हो। जिसे सुनकर नकुल जल्दी से बोला, नो बॉस, मैंने इस लेटेस्ट वर्जन को अभी कुछ दिन पहले मार्केट में देखा था। जब मैंने इस बारे में अपनी जीएफ को बताया तो उसने मुझे गिफ्ट किया। ये कहते हुए नकुल शर्माने लगा, जिसे देख अग्नि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, आई डोंट केयर अबाउट योर गर्लफ्रेंड एंड हर फकिंग गिफ्ट। तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितना ध्यान तुम अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड पर दे रहे हो उतना ही ध्यान अपनी फ्यूचर एंड जॉब पर दो, तो शायद इस बार मैं तुम्हारी प्रमोशन के बारे में सोचूं। अग्नि के जानलेवा आवाज और उस आवाज में एक वार्निंग को महसूस कर नकुल बिल्कुल चुप हो जाता है तो अग्नि बिना उस पर ध्यान दिए कहता है, आज की मीटिंग का शेड्यूल रेडी हुआ है या अपनी जीएफ के गिफ्ट के बारे में सोचते हुए खुशी में उसे भी भूल गए। अग्नि के कटाक्ष को सुन नकुल अपने उतरे हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैंने आज का सारा शेड्यूल आपको मेल कर दिया है बॉस। जिसे सुनकर अग्नि बस अपनी गर्दन हिला देता है तो नकुल फिर से कहता है, बॉस, वो बिग बॉस का कॉल आया था। ये कहते हुए नकुल चुप हो जाता है, जिसे देखकर अग्नि अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखते हर फिर से कहता है, मुझे पता नहीं था, अब तुम अपनी बात पूरी करने के लिए आरती उतरवाते हो नकुल। जिस पर नकुल जल्दी से बोला, आप जब से इंडिया आए हो? जब से नहीं, सिर्फ 2 दिन और 2 रात हुए हैं मुझे यहाँ आए, अग्नि ने बड़ी रूड आवाज में कहा।
जिसे सुनकर नकुल रोने जैसा चेहरा बनाकर अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे कहा गया है कि मैं आपको बता दूं, जो मैंने कर दिया अब आप पर है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं। राठौर इंडस्ट्रीज। अग्नि की कार आकर पार्किंग लॉट में रुकती है और अग्नि कार से बाहर आता है और सीधा अपने कदम अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ा देता है। उसके पीछे जल्दी से नकुल भी चला आता है। जब अग्नि अपने केबिन में पहुंचता है तो वहां पर ऑलरेडी कोई उसकी कुर्सी पर बैठा उसके चेयर के पीछे वाले वॉल में से बाहर अपनी अपनी राहों में भागते हुए गाड़ियों को देख रहा था, जिसे देखते हुए अग्नि अपने कदम उस तरफ बढ़ गए। अग्नि के कदमों की आहट को सुनकर कुर्सी पर बैठा शख्स बिना उसकी तरफ देखे बोला, ऐसी भी क्या नाराजगी जो 2 दिन हो गए तुम्हें आए, न तुम अपनी माँ से मिलने आए न अपने डैड से। जिसे सुनकर अग्नि अपने डेस्क के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा, तुमने सोचा या तुम्हारे दिमाग ने कहा कि नहीं, आज नहीं, तब जब उससे मुलाकात होगी तब मिल लूंगा। मॉम एंड डैड से आई एम राइट, उस शख्स ने बिना अग्नि की तरफ मुड़े कहा। जिस पर अग्नि अपने चेयर के आगे आकर उस शख्स की तरफ देखता है जिसकी उम्र 50 साल थी और उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी। अग्नि की तरह नहीं बल्कि अग्नि की आंखें थी उस शख्स की तरह। जिसे देखते हुए अग्नि अपने चेयर के हैंडल पर हाथ रख उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैड, आई मिस यू। जिसे सुनकर वो शख्स बिना किसी भाव के अग्नि को देखते हुए बोला, तुम्हारी मॉम तुम्हें मिस कर रही है और तुमसे मिलना चाहती है, एंड आई एम श्योर कि तुम मना नहीं करोगे क्योंकि हमने तुम्हें जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा, ये तुम्हारी खुद की चॉइस थी। उसकी बात सुनकर अग्नि कुछ कहता उससे पहले उस शख्स का फोन बजने लगा, जिसकी रिंगटोन सुनकर वो शख्स कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आए, अपना हेलो अपने जेब में डालो और मुझे ये बताओ क्या तुम मिले अग्नि से। जिसे सुन वो शख्स कुछ कहने लगे, जिस पर वो औरत फिर से बोला, वेदांत, जो पूछा उसका जवाब दो क्योंकि तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, बताओ प्लीज। उसकी बेसब्र आवाज को सुन वो शख्स जिसका नाम वेदांत सिंह राठौर था अपना फोन अग्नि की तरफ बढ़ा देते हैं, तो अग्नि एक नज़र उन्हें देखने के बाद कॉल अटेंड कर अपने कान में फ़ोन लगाते हुए बोला, हेलो मॉम। अग्नि की आवाज़ सुन दूसरी तरफ से उसकी माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है, जिसे देखते हुए अग्नि फिर से बोला, हेलो मॉम, प्लीज़ जल्दी बोलिए क्योंकि तुम कैसे हो। अग्नि की मॉम अमृता ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। जिसे सुनकर अग्नि बिना किसी भाव के बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर अमृता फिर से बोली, तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती है क्या, जो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते। अमृता की शिकायत को सुनकर अग्नि एक आह भरते हुए बोला, मॉम, अभी मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सो मैं अभी नहीं बट कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपके साथ करने का प्रॉमिस कर सकता हूँ। अग्नि की बात सुनकर अमृता खुश होते हुए बोली, रियली, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। मॉम, आपको पता है ना मैं मजाक नहीं करता, अग्नि के कोल्ड आवाज में कहा। जिसे सुनकर अमृता जल्दी से बोली, ठीक है, मैं और तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, तुम बस जल्द से जल्द घर आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमृता की बात पर अग्नि बस हम कह देता है तो अमृता फिर से कहती है, अग्नि वेदांत को फ़ोन देना। जिसे सुनकर अग्नि वेदांत की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, डैड, मॉम आपसे कुछ कह रही है। अग्नि की बात पर वेदांत एक हाथ से सिगरेट को पकड़े दूसरे से फ़ोन को पकड़ते हुए बोला, स्पीक। वेदांत की बात सुनकर अमृता उसे झिड़कते हुए बोली, तुम न ज़रा सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुधर दूंगी। अमृता के धमकी को सुनकर वेदांत हल्का सा मुस्कुराकर अपने होंठों से सिगार का धुआं उड़ाते हुए बोले, सो स्वीट वाइफी, लेट्स फन टुनाइट। वेदांत की बात सुन अग्नि हल्का सा मुस्कुरा देता है, वही अमृता थोड़ी झिझकते हुए कहती है, अपना बकवास बंद कीजिए और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त कुछ सामान ले आना, मैं लिस्ट तुम्हें मैसेज कर दूंगी, अभी बाय। इतना कहकर अमृता कॉल कट कर देती है तो वेदांत एक नज़र फ़ोन की तरफ देखने के बाद अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, मेरी वाइफ तुम्हारी मौजूदगी में बहुत खुश रहती है, सो तुम आते रहना घर। जिसे सुनकर अग्नि अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, डैड, आई एम योर बायोलॉजिकल सोन, सो प्लीज़ डोंट ट्रीट मी लाइक दैट कि आपने मुझे गोद लिया हो। अग्नि की बात सुनकर वेदांत उसकी कुर्सी से उठ उसके सामने खड़े होते हुए बोले, तो तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। वेदांत की बात सुनकर अग्नि अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, यस डैड, मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है कि मैं द वेदांत सिंह राठौर का खून हूँ। ये सुनकर वेदांत मुस्कुराकर अग्नि को कंधे से पकड़ उसकी कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, तुम्हें एक बात बताता हूँ, औरत के दिल में और कुर्सी के गोद में अपनी जगह तभी बना सकते हो जब तुम उसकी इज्जत करो, वरना वो दोनों ही तुम्हें अपना दीवाना बनाकर ठुकरा देंगे। जिसे सुनकर अग्नि पूरे घमंड के साथ अपने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, औरत हो या कुर्सी दोनों को कैसे अपने पास रखने हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ डैड, इसलिए आप फिक्र मत करो। अग्नि, मुझे बेहतर तरह से पता है कि तुमने कल के न्यूज़ में क्या किया है, लेकिन क्यों किया मैं नहीं जानना चाहता, बट इस बारे में अमृता को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है अमृता को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। वेदांत ने अग्नि को समझाते हुए कहा। जिसे सुनकर अग्नि उसे रिलैक्स करते हुए बोला, डोंट वरी डैड,
आई हैंडल एवरीथिंग, और मॉम को कुछ पता नहीं चलेगा। जिस पर विधांत अग्नि को तिरछी आंखों से देखते हुए बोले, क्या मेरा समधी सच में वो प्रजापति बनने वाला है? विधांत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए अग्नि हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सीरियसली डैड, आप इतना ज्यादा चिढ़ते हो उनसे? अग्नि की मुस्कान को देखकर विधांत अपने दांत पिसते हुए बोला, एक्चुअली अगर मुझे ये राइट मिल जाए कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवा दूं, सो वो लड़की तो कभी भी उस उत्तम प्रजापति की बेटी नहीं होगी, बिकॉज आई नो उसके पास भी दिमाग की कमी होगी, अपने बाप की तरह। नो डैड, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत है, एंड आपको भी याद होगा, बिकॉज वो आप ही थे जिन्होंने उन्नति को फर्स्ट ईयर में बेस्ट टैलेंट अवार्ड से नॉमिनेट किया था, अग्नि ने विधांत को याद दिलवाते हुए कहा। जिसे सुनकर विधांत अपने ख्यालों को झटकते हुए बोले, तुम्हारी बकवास बातों को सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वो केबिन के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, फिर रुककर बिना मुड़े अग्नि से कहते हुए, धोखा हमारे खून में नहीं लिखा अग्नि, सो कुछ भी करो सोच समझ है, गुस्से और नफरत में कोई भी डिसीजन मत लेना जिसके चलते तुम्हें बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। इतना कहकर विधांत बिना अग्नि से और कोई बात करें केबिन से बाहर चले आए। वो जैसे ही बाहर आए उनकी मुलाकात नकुल से हो गई, जिसे देख वो बिना किसी भाव के बोले, नकुल, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें अपने बेटे का सेक्रेटरी चुना है, मुझे निराश करने की कोशिश गलती से भी नहीं करना। विधांत की बात सुनकर नकुल जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। नकुल की बात सुनकर विधांत अपना सर हिला वहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके जाने के बाद नकुल एक गहरी सांस भरते हुए अग्नि के केबिन के अंदर आता है, तो पाता है अग्नि लगातार अपने लैपटॉप को घूरे जा रहा था, जिसे देख नकुल खुद से बोला, मेरा दिमाग खराब था उस दिन, या फिर मैंने नशे की गोली खा ली थी जिस दिन मैंने इनका सेक्रेटरी बनने का फैसला लिया। इतना सोचते हुए नकुल एक गहरी सांस भरकर अग्नि की तरफ देखते हुए आगे बोला, बॉस, दस फकिंग शिट, मैं इसे जान से मार दूंगा, अग्नि ने अपने लैपटॉप को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। जिसे सुनकर नकुल भी एक पल के लिए घबरा गया और अपने घबराहट को कंट्रोल करते हुए अग्नि से बोला, व्हाट हैपेंड बॉस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? जिस पर अग्नि अपने लैपटॉप को नकुल की तरफ घुमाकर उसे स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, लुक एट दिस स्टूपिड पंचायती। अग्नि के लैंग्वेज को सुनकर नकुल थोड़ा हैरान होते हुए बोला, बट बॉस, राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू योर नॉनसेंस, इसलिए तुम अभी जाओ और उस रक्षित को बताओ कि मैं कौन हूं, अग्नि ने नकुल की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर नकुल थोड़ा हैरान होते हुए बोला, लेकिन बॉस, तुमसे जितना कहा जा रहा है तुम उतना क्यों नहीं करते, अग्नि ने नकुल की बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर नकुल निराशा से अपनी गर्दन हिला देता है और अब बॉस कहकर केबिन से निकल जाता है। नकुल के जाने के बाद अग्नि अपनी पकड़ अपने स्ट्रेस बॉल पर मजबूत करते हुए बोला, रक्षित कपूर, तुम बस रुको और देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक हो चुका था। ग्रेटर दैन, इधर कोलकाता में निष्ठा डरी हुई आंखों से काली को देख रही थी, जिसे देखते हुए काली अपना पान चबाते हुए निष्ठा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिलोटी, तूने बहुत लंबा इंतजार करवाया है मुझे, भले ही तेरी शकल अच्छी न हो लेकिन तेरा ये कमसिन तरासा हुआ बदन मेरा क्या किसी भी दिमाग खराब कर सकता है। इतना कहकर काली हंसने लगा, उसकी हंसी बिल्कुल किसी राक्षस की तरह थी, जिसे सुनते हुए निष्ठा को और ज्यादा डर लगने लगा। अब वो इधर उधर देखने लगी, जब उसकी नज़र अपने पैरों के पास रखे डंडे पर गई, जिसे देख निष्ठा मन में बोली, निष्ठा, इसका पैसा बाद में देखा जाएगा, पहले इज्जत बचानी जरूरी है। इतना सोचते हुए निष्ठा सीधा उस डंडे को उठा लेती है और उसे काली के सिर पर दे मारती है। अचानक निष्ठा के किए वार के कारण काली संभल नहीं पाता और उसकी पकड़ निष्ठा के हाथ से छूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर निष्ठा काली के पंटरों के सर और जहां उसे जगह मिले डंडे से मारती है और वहां से तेजी से भागती है। ये देखकर काली अपने माथे से निकल रहे खून वाले जगह पर हाथ रखे अपने लोगों पर चिल्लाते हुए बोला, अबे सालों, तुम सब एक लड़की को नहीं पकड़ पाए, पकड़ो उस साली को, मुझे जख्म दे गई वो, मैंने उसके जिस्म के हर अंग को जख्म से भर दूंगा, पकड़ो उसे। जिसे सुनकर काली का एक आदमी उसकी तरफ देखते हुए दर्द में बोला, काली भैया, आह, साली बिलोटी ने बहुत कस कर माथे पर, साला बहुत दर्द हो रहा है, और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने की क्या जरूरत, वो साली जाएगी कहाँ अपने इस घोंसले को छोड़कर, जहाँ भी जाएगी लौटकर वापस यही आएगी। ये सुनकर काली के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो अपने उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, ये बात तूने बिल्कुल सही कही टोनी, साली जाएगी कहाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए वो मुझे चाहिए मेरे बिस्तर पर। ये सुनकर टोनी अपना सर हिला देता है और वो सब वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जो चोट उन्हें लगी थी उसका इलाज भी तो करवाना जरूरी था। इधर निष्ठा दौड़ते हुए उस गली से निकल हाईवे रोड पर आ जाती है, जहां पर शाम होने कारण काफी मात्रा में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। निष्ठा उन गाड़ियों को देखते हुए रुक गई और मुड़कर पीछे देखते हुए खुद से बोली,
अब उस घर में गई तो काली के हवस का शिकार होना पड़ेगा, और अगर रात में फुटपाथ पर सोई तो किसी और भेड़िए की नज़र पड़ जाएगी मुझ पर, मैं क्या। ये कहते हुए निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए। जब एक बार फिर उसका फ़ोन बजने लगा, उसने देखा उसे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था, जिसे देखते हुए निष्ठा जल्दी से कॉल अटेंड कर फ़ोन कान में लगाते हुए बोला, सॉरी। मैं बस। तेरे सॉरी की ज़रूरत नहीं है, तेरी माँ को स्ट्रोक आया और हम उसे नहीं बचा पाए, हॉस्पिटल आकर उसका पंचनामा करवा कर लाश ले जा उसकी। दूसरी तरफ से नर्स ने निष्ठा की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर निष्ठा को ऐसा महसूस होने लगा मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए और वो वही हाईवे के किनारे बैठ गई। उसे आते जाते गाड़ियों का कोई शोर नहीं था। जब एक ट्रक बड़ी स्पीड में उसके बगल से हॉर्न बजाते हुए गुजरी, जिसकी आवाज़ सुन निष्ठा को होश आया, फिर उसके खुद को संभाला और अपने चेहरे को थपथपाते हुए खुद से बोली, ए निष्ठा, तू इस तरीके से खामोश नहीं गिर सकती, उठ कदम बढ़ा। अकेले इंसान के पास कोई नहीं होता, खुद के ख्वाब और खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। दूसरों से आश तो हारे हुए लोग लगाते हैं न, और तू अपनी माँ के चले जाने पर नहीं हार सकती। ये कहते हुए निष्ठा की आंखों से आंसू की एक लकीर बह जाती है, क्योंकि परिवार क्या होता है निष्ठा को पता था ही नहीं। उसके लिए उसका परिवार, उसकी खुशियां सिर्फ उसकी माँ थी जो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस जहां से लड़ना चाहती थी, सिर्फ जीने के लिए। इतना सोचते हुए निष्ठा अपने कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देती है। सिटी हॉस्पिटल। निष्ठा अपने आप को संभाले हॉस्पिटल पहुंचती है और सीधा रिसेप्शन पर जाती है, जहां पर वही कल वाली रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई थी, जिसे देखकर निष्ठा बोला, दीदी, मेरी माँ की लाश लेनी थी, उसके पेपर बना दो। निष्ठा की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट एक नज़र निष्ठा की तरफ देखने के बाद एक पेपर उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, मैंने पहले ही बना दिया था, अब ये ले, इसे पकड़ और जाकर अपनी माँ की लाश ले ले मुर्दे खाने से। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर निष्ठा पेपर ले लेती है और वहां से अपने कदम सीधा मुर्दाघर की तरफ बढ़ा देती है। जब निष्ठा वहां पहुंचती है तो देखती है एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था, जिसे देखने के बाद निष्ठा अपने हाथ में पकड़ा पेपर उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बोली, भैया, ये मेरी माँ की लाश को दे दीजिए। जिसे सुनकर वो आदमी निष्ठा के हाथ से पेपर लेकर उसे देखने के बाद निष्ठा को देखने लगा, जिसे देखकर निष्ठा बोली, क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो। निष्ठा के सवाल को सुन वो आदमी उसे देखते हुए बोला, क्या तुम इस लाश को लेकर जाओगी। उस आदमी के सवाल पर निष्ठा अपना सर हिलाकर बोली, हाँ, मैं ही लेकर जाऊंगी, क्यों कोई खराबी है। जिस पर वो आदमी अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, खराबी तो कोई नहीं है, लेकिन अकेली लड़की, क्या तुम ये काम खुद कर पाओगी। जिसके जवाब ने निष्ठा एक दर्द भरी मुस्कान अपने होंठों पर लेकर बोली, बचपन से सारे काम खुद करते हुए बड़ी हुई हूं मैं भैया, बस अपनी माँ को शमशान ले जाकर जलाना रह गया था, आज भगवान ने ये करने की भी हिम्मत दे दी, कर लूंगी। ये सुनकर वो आदमी और कुछ नहीं कहता। फिर संविदा जी की लाश को बाहर लाया जाता है, जिसे देख के निष्ठा अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेती है और संविदा जी की लाश को एम्बुलेंस ले डालकर निष्ठा सीधा शमशान घाट के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचने के बाद कुछ लोगों की मदद से वो संविदा जी को लकड़ियों में सुलाती है, फिर लाए गए सुहागन के कपड़ों को उन्हें पहना देती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पे चंदा टिका लगाकर निष्ठा उन्हें तैयार करती है, फिर एक बड़ा सा माला लाकर उन्हें पहना देती है। तभी वहां पर पंडित जी आ जाते हैं, जो आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं। निष्ठा ही उनके शव की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें अग्नि देती है और पंडित जी को पैसे देकर उन्हें विदा कर देती है। जो लोग वहां पर आए हुए थे वे सभी वहां से चले जाते हैं। बादल उमड़ रहे थे और देखकर लग रहा था जैसे बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली हो, लेकिन निष्ठा को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो वही चिता के जलने खड़ी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब चिता बुझकर ठंडी हो गई तब निष्ठा एक लोटा लाकर उसमें संविदा जी की अस्थियों को भरने लगी, जिसे भरते हुए उसके धैर्य उसे जवाब दे देते हैं और वो अपने गले को फाड़ के रोना शुरू करती है, जिसके साथ ही वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। निष्ठा तेज बारिश के नीचे बैठी अपनी मां के मौत पर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ विख्यात कॉफी का मग पकड़े अपनी नीली वेशी भरी आंखों से हो रही बारिश को अपने घर के लिविंग हॉल के वॉल के सामने खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब वो उबासी लेते हुए सीधा कॉफी मग को वहां पर रखे वास स्टैंड पर रख उस वाल में लगे दरवाजे को साइड कर अपने जंप कट वेस्ट को एक हाथ से उतारते हुए बाहर चला आता है और बाहर आकर बारिश में भीगना शुरू करता है। विख्यात के सारे सर्वेंट उसे देख रहे थे जब विख्यात बाहर बने स्विमिंग पूल में कूद जाता है और करीब 2 मिनट बाद बाहर आता है, जिसके साथ ही वो तैरना शुरू कर देता है। उसके चेहरे की वो चमक किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकती थी। अभी विख्यात फुल मूड में स्विमिंग कर रहा था जब जोसेफ अम्ब्रेला पकड़े वहां आकर विख्यात से बोला, सर। जब विख्यात उसकी बात को बीच में काट कर बोला, मुझे बुरी खबर नहीं चाहिए जोसेफ, तुम्हें जो टाइम दिया गया था उसके कुछ घंटे अभी भी बाकी है। जिसे सुनकर जोसेफ एक नज़र विख्यात वो देखने के बाद गहरी सांस भरकर बोला, मैंने वो पूरा इलाका छान मारा लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं चला।
जोसफ की बात सुन विख्यात तैरते हुए रुक गया और जोसफ को घूरने लगा। विख्यात की घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस कर जोसफ थोड़ा घबरा गया और अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, अगर आप मुझे थोड़ा और टाइम दो तो मैं आपके नेक्स्ट मैच से पहले उस लड़की को ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर विख्यात पूल से बाहर आया, जोसफ के सामने आकर उसके हाथ से छतरी लेकर उसे साइड में फेंक दिया और फिर से उसे घूरने लगा। आखिर में जोसफ हार मानते हुए बोला, सर, कल आपकी सगाई है मिस वाधवा के साथ। जोसफ की बात सुन विख्यात अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओह, तो तुम इसलिए मेरी नाइट गर्ल को नहीं ढूंढ रहे क्योंकि मेरी सो कोल्ड एंगेजमेंट मिस्टर एंड मिसेस धनराज ने अपने डियरेस्ट बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ करवाने का प्रॉमिस किया हा। जोसफ विख्यात की बात सुनकर उसकी तरफ बिना देखे बोला, सर, मुझे पता है कि आप मिस वाधवा से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम शादी की बात करते हो, मैं उससे सगाई क्या एक फ्रेंडशिप भी नहीं चाहता, इसलिए जो तुमसे कहा है मैंने वो करो बिना किसी टैंट्रम के समझे। विख्यात ने जोसफ की बात को बीच में काट उसे घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर जोसफ विख्यात को देखते हुए बोला, ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जोसफ की कोशिश वाली बात को सुनकर विख्यात अपने दांत आपस में पिसते हुए बोला, कोशिश? मुझे कोशिश नहीं चाहिए जोसफ, अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा तो मैं काव्यांश को बुला सकता हूँ। जिस पर जोसफ अपना सर हिलाते हुए बोला, वो अगर आ जाए तो मुझे भी थोड़ी आसानी होगी, लेकिन वो शायद आएगा क्योंकि आज सोनागाछी में नीलामी है जहां एक से बढ़कर एक हसीन परी को नीलाम किया जाएगा। ये सुनते हुए विख्यात मुंह से अचानक निकला, सोनागाछी? जिसे सुन जोसफ उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो जगह आपके लिए नहीं बनी है, वहां पर अलग अलग जगहों से लड़कियों को लाया जाता है और उनसे गंदे काम करवाए जाते हैं। जोसफ की बात पर विख्यात उसे तिरछी आंखों से देखते हुए बोला, गंदे काम मतलब? जोसफ जो कि विख्यात को अच्छे से जानता था उसके चेहरे के भाव को देखते हुए बोला, प्रोस्टिट्यूशन। ये सुनकर विख्यात अपने गीले बालों पर हाथ फेर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरे लिए शीट बुक करो वहां पर और काव्यांश से कहना मैं आ रहा हूं। विख्यात की बात सुन जोसफ जल्दी से उसके पीछे आते हुए बोला, नहीं सर, ये आपके रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। अगर आपको किसी ने वहां जाते हुए देख लिया तो बिना किसी बात के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, और अगर इस बारे में मिस्टर एंड मिसेस धनराज, वही तो चाहता हूं मैं कि उन्हें पता चले। विख्यात ने जोसफ की बात को बीच में काट अपने होंठों पर एक शैतानी मुस्कान लेकर कहा। जिसे देख जोसफ अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपको वहां जाने की परमिशन नहीं देता। जिसे सुन विख्यात एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोला, फाइन, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी नाइट गर्ल चाहिए। इतना कहकर विख्यात अपने कमरे की तरफ चला जाता है और जोसफ बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? कौन है रक्षित और उसने क्या किया जिसके चलते हो गया है अग्नि बेहाल, और कैसे विख्यात और निष्ठा की होगी मुलाकात? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। बंगाल के सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है, जहां दिन में पूरे कोलकाता में रोशनी होती है, वही सोनागाछी का सवेरा रात होने के बाद होता है, जहां कोई अपने दिल में ढेर सारे जज्बात भरकर आता तो कोई अपने जज्बातों को किसी से साझा करने। वहां लड़कियां तो बहुत है, जिनमें कोई मजबूरी में आई तो कोई जबरदस्ती लाई गई, और जब एक बार आई वही की होकर रह गई। आज यहाँ लाई गई नई लड़कियां जिन्हें किसी ने छुआ भी नहीं था, उन्हें बड़े दामों में बेचा जा रहा था। जहाँ बड़े बड़े लखपति और करोड़पति जिनकी हर शाम सोनागाछी की हसीनाओं की बाहों गुजरती थी, आज वे भी किसी एक फूल की तलाश में बैठे हुए थे और उस जगह को चलाती थी हिना। हिना सोनागाछी की वो पहरादार थी जिसके इशारे के बिना वहां न कोई आ सकता और न कोई जा सकता। आज वहां पर जो नथ पहनाने नीलामी का काम हो रहा था, उसे अंजाम देने वाली कोई और नहीं हिना ही थी। जब वो एक सजे धजे कमरे से बाहर आई, उसकी उम्र थी 40 साल, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे सोनागाछी के बाहर भी थे। जब हिना को देखकर वहां पर आए आदमियों में से एक ने कहा, हिना दीदी, और कितना वक्त लगाओगी, कब से इंतजार कर रहे हैं हम सभी। जिसे सुनकर हिना पान चाबाते हुए मुस्कुराकर बोली, ओह दरियल साहब, यहाँ आकर क्या कभी निराश होकर गए हो तुम? नहीं न तो ज़रा इंतजार करो, क्योंकि सोनागाछी में इंतजार का फल बहुत रसीला और मीठा होता है। हिना की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। जब एंट्रेंस के पास एक लंबी परछाई नजर आई, जिसे देखकर उन सब लोगों की नज़र उस तरफ चली गई और हिना मुस्कुराते हुए अपने कदम उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुई बोली, आपका ही इंतजार था काव्य बाबू। हिना की बात सुन काव्यांश उसकी तरफ अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बोला, तो चलो, तुम्हारा इंतजार खत्म कर दिया मैंने, तो नीलामी का काम शुरू करो। जिसे सुनकर हिना अपना सर हिलाते हुए वहां पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर बोली, चांद, जरा हमारे इस आंगन में उतरी नई सोनपरियों का दीदार करवाओ। वो लड़की जिसका नाम चांद था, हिना की बात सुन अपना सर हिला अंदर की तरफ चली जाती है। जिसे जाता हुआ देख काव्यांश हिना से बोला, चांद, यहाँ क्या कर रही है? काव्यांश की आवाज में कड़वाहट को महसूस कर हिना मुस्कुराते हुए बोली, काव्य बाबू,
एक आप ही चांद के नृत्य के दीवाने नहीं है, यहाँ पर हजारों की तादाद में उसके हलराती कमर और सुंदर शक्ल को देखने वाले आते हैं। ये सुनकर काव्यांश हिना को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तुमसे पहले ही कहा था मैंने कि चांद सिर्फ मेरे सामने नाचेगी, तो ये नए आशिक कहाँ से आ गए। जिस पर हिना अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, बड़ी कमीनी है वो, हर किसी को अपना दीवाना बना देती है, अगर सबकी नज़रों से बचाकर रखना चाहते हैं तो खरीद क्यों नहीं लेते उसे। काव्यांश हिना की बात सुन अपने होंठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, कमीनी तो तुम हो जो उसके न चाहते हुए भी उसे अपने पुराने सेट आगे नाचने के लिए कहती हो, क्योंकि अब तुम भी बुढ़ी होती जा रही हो और उनका मन नहीं भरता तुमसे। काव्यांश की बात सुनकर हिना के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे देखकर भी अनदेखा करते हुए काव्यांश आगे देखने लगा। जब उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो आई, जिसे देख काव्यांश के चेहरे के भाव बदल गए। जब उसकी नज़र उस फोटो के नीचे लिखे नोट पर गई, जहां लिखा था, मुझे ये चाहिए किसी भी कीमत में, जिसे पढ़ने के बाद काव्यांश अपनी नज़रें फ़ोन स्क्रीन से हटा लेता है। जब उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर जाती है, जिसे एक नज़र देखने के बाद काव्यांश अपने फ़ोन को फिर से देखने लगा। काव्यांश के चेहरे के भाव को देख हिना बोली, क्या हुआ। हिना के सवाल पर काव्यांश बिना कोई जवाब दिए अपनी कुर्सी से खड़ा हो सामने खड़ी लड़की के पास जाता है, जो कि बेहद बदसूरत थी, जिसे कोई नहीं देख रहा था। जिसे देखते हुए काव्यांश अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल उस लड़की के हाथ को पकड़ मुड़कर हिना की तरफ देखते हुए बोला, हिना, मुझे ये चाहिए। जिसे सुनकर हिना एक नज़र उस लड़की को देखने के बाद काव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, सोचा नहीं था चांद से तुम सीधा अमावस की चांद को पसंद करोगे, और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं है, बेकार है। हिना की बात को इग्नोर कर काव्यांश एक बार फिर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, कीमत क्या है इसकी, ये बताओ, तुमसे पूछा नहीं कि वो कैसी है। काव्यांश के मूड को देखते हुए हिना एक नज़र उस लड़की पर डालने के बाद बोली, 5 लाख। क्योंकि नहीं जानना, सौदा पूरा करो और मेरी खरीदारी पूरी हुई, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। काव्यांश ने हिना की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे देखकर हिना मुंह बनाते हुए वहां पर खड़े अपने दलाल की तरफ देखकर बोली, काव्य बाबू की डिमांड पूरी करो। जिसे सुनकर काव्यांश अपने साथ आए एक आदमी की तरफ देखता है, तो वो आदमी अपने बैग से 500 रुपीज़ की नोट की गड्डी हिना के सामने रख देता है। जिसे हिना चमकती हुई नज़र से देखते हुए काव्यांश से बोली, काव्य बाबू, आपके लिए इस सोनागाछी का सबसे खूबसूरत कमरा आज के लिए, इस लड़की की नथ उतारने के लिए। हिना की बात सुन काव्यांश उसकी तरफ देखने के बाद वहां सर झुकाकर खड़ी चांद की देखते हुए हिना से बोला, मैं यहाँ जिस्म से खेलने नहीं आता, बस उस हसीना के पैरों का दीवाना हूँ मैं, और एक दिन मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। इतना कहकर काव्यांश बिना किसी की और बात सुने वहां से उस लड़की को लेकर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। जिसे जाता हुए देख चांद के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। जिसे एक नज़र देखने के बाद हिना अपने दलाल की तरफ देखती है और उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर अंदर की तरफ चली जाती है। जिसके जाने के बाद वो दलाल भी उसकी पीछे अंदर चला आया। जिसे देख हिना अपनी कुर्सी पर बैठी पैसों को गिनते हुए 3 गड्डी उसकी तरफ उछालकर बोली, तुम्हारी लाई लड़की की कीमत। हिना की बात सुन दलाल पैसे उठा उसकी तरफ देखते हुए बोला, सोचा नहीं था खोटा सिक्का इतने दाम का भी होता है। उसकी बात सुन हिना पैसों को देखते हुए दलाल से बोली, काव्य बाबू को पिछले 2 सालों से जानती हूं मैं, औरत की फितरत और उसकी रंगत देखकर उसके बारे में बता देने वाला वो 26 साल का नौजवान सोनागाछी में रहने वाली हर लड़की का मनपसंद मर्द है, लेकिन उसने उस काली लड़की को खरीदा, मतलब दाल में कुछ काला है, पता लगाओ। हिना की बात सुन दलाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अब तो चिड़िया उड़ गई, उसका पीछा करना किसी काम का नहीं। जिसे सुनकर हिना उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताओ, वो लड़की तुम्हें कहाँ मिल। जिसके जवाब में दलाल बोला, शाम बारिश हो रही थी, जब 2 शराबी उस लड़की को उठाकर लाए, मैंने उस लड़की जिस्म को देखा और आज रात में होने वाली नीलामी की याद आई, तो मैंने उसे 50,000 में खरीद लिया, बाकी का फ़ायदा हो गया। ये सुनकर हिना अपना सर हिलाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ डोज बराबर दिया था न, कहीं मामला बिगड़ा तो लेने के देने पर जाएंगे एक। हिना की बात सुनकर दलाल उसे रिलैक्स करते हुए बोला, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बराबर डोज दिया है उसे, वो बस चलती फिरती लाश है, लेकिन कल सुबह सारा नशा उतर जाएगा, फिर आगे की जिम्मेदारी आपके काव्य बाबू की। जिसे सुनकर हिना अपना सर हिला देती है। इधर काव्यांश की कार के बैकशीट पर काव्यांश बैठा फिसपीते हुए उस लड़की को देख रहा था, जो कि अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। जिसे देखते हुए काव्यांश अपना रुमाल निकाल उसके गले को साफ करता है, तो उसकी शरीर लगा काला रंग उतर जाता है। जिसे देखकर काव्यांश के होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वो जल्दी जल्दी उस लड़की के चेहरे को साफ करने लगा। कार ड्राइव कर रहे ड्राइवर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे देख सके, इसलिए वो चुपचाप अपनी कार ड्राइव कर रहा था। जब काव्यांश उस लड़की के चेहरे को पूरी तरह से साफ करने के बाद अपने फ़ोन को पॉकेट से निकल उंगलियां चलाने लगा, जब उसकी नज़र विलन नाम पर गई, जिसे देखने के बाद उसने डायरेक्ट कॉल लगा दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हुआ और आवाज़ आई, क्या खबर है। जिसे सुनकर काव्यांश होंठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, मिल गई।
काव्यांश की बात सुन दूसरी तरफ से विख्यात, जो कि अपने जिम में पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था, उसके हाथ रुक गए और वो अपने कान में लगे ईयरबड पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ है वो? विख्यात की आवाज में जल्दबाजी को महसूस कर काव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, विलन। इतनी तड़प, वो भी एक लड़की के लिए। जिस पर विख्यात अपने दांत पीसते हुए बोला, जितना तुमसे पूछा जाए उतना जवाब दो, कहाँ है वो? जिसके जवाब में काव्यांश अपने बगल में बैठी लड़की को एक नज़र देखने के बाद विख्यात से बोला, मेरे साथ है, मेरी गाड़ी में, बेहद खूबसूरत, बिल्कुल चांद की तरह। चांद में दाग होते हैं पर इस लड़की में नहीं, वैसी है कौन ये? विख्यात, जिसने ठीक से निष्ठा को देखा भी नहीं था, काव्यांश की बातों को सुन उसके अंदर निष्ठा के लिए जुनून बढ़ रहा था, जिसे महसूस करते हुए विख्यात काव्यांश से बोला, वो तुम्हें कहाँ मिली? विख्यात के सवाल पर काव्यांश बिना ज्यादा सोचे बोला, सोनागाछी में। ये सुनकर विख्यात के चेहरे के भाव बदल गए और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, उसे लेकर आओ। इतना कहकर विख्यात कॉल कट कर देता है, जिसे एक नज़र देख काव्यांश खुद से बोला, ये एक हिरन की बच्ची जो अब एक शेर का शिकार होने वाली है, बेचारी। इतना कहते हुए काव्यांश निष्ठा के लिए अफसोस जताने लगा। ग्रेटर दैन, रात का वक्त, मुंबई, क्रिस्टल पैलेस। जब अग्नि की गाड़ी रात के 11:30 बजे आकर पार्किंग लॉट में रुकी, जिसमें से अग्नि बाहर निकला और अपने कदम उसने सीधा अंदर की तरफ बढ़ा दिए तो पाया वहां पर कोई सर्वेंट नहीं था, जिसे देखते हुए अग्नि के कदम सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वो वहां पहुंचा तो पाया उन्नति वहीं पर सो रही थी, जिसे देख अग्नि की आंखें छोटी हो गई। उसका चेहरा पहले से ही थका हुआ लग रहा था, जिस कारण वो थकावट में अपने कोट को निकल सोफे पर फेंक अपने टाई की नॉट को ढीली करते हुए अपने कदम उन्नति की तरफ बढ़ा दिए। अग्नि उन्नति के बिस्तर के नज़दीक आकर उसके चेहरे को घूरने लगा, जब उसकी आंखों के सामने कुछ पल आने लगे, जिसमें एक 20 साल का लड़का और 17 साल की लड़की थी, जो कि उसके बुक की आड़ में चोरी चोरी ताक रही थी और अचानक उसके गाल पर किस करके वहां से भाग जाती है और अग्नि बस उस लड़की को जाता हुआ देखता रह जाता है। अग्नि अभी इस सोच में खोया हुआ था जब उसने देखा कि उन्नति बिस्तर के एकदम कोने में सोई हुई थी, जो कि अब करवट बदलने वाली थी, जिसे देख अग्नि एकदम से झुककर उन्नति को पकड़ बिस्तर ठीक से सुला उसे देखना लगा। फिर उन्नति के बगल में बैठ उसके चेहरे में आने वाले बालों को उसने उसके चेहरे से हटाया और झुककर उन्नति के होंठों को धीरे से चूम लिया और उसकी हल्की सॉफ्ट किस को नींद में महसूस करते हुए उन्नति को नमुनाने लगी और उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों में चले गए। उन्नति के हाथ को अपने बालों में महसूस कर अग्नि किस और ज्यादा स्ट्रोंग हो गई और वो उन्नति को पैशनेटली किस करने लगा। उन्नति, जिसे ये बस एक सपने जैसा लग रहा था, जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब उसकी नींद खुल गई। उन्नति अपने ऊपर किसी के वजन को महसूस कर झटके से अपनी आंखें खोल अग्नि को देखने लगी और उसे अपने इतने करीब देख उसकी सांसें अटक गई। वही अग्नि जो कि उन्नति को किस करने में लगा हुआ था, उन्नति की भूरी खुली आंखों को देख उसे और कसकर पकड़ उसके होठों पर चुमने लगा। उस किस को महसूस कर उन्नति अग्नि के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी, जिसे महसूस कर अग्नि के चेहरे एक एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसके होंठों अलग होकर बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अग्नि की सनसनी भरी आवाज को सुनकर उन्नति डरी हुई नजर से अग्नि को देखते हुए बोली, अग्नि प्लीज। जिसे देखकर अग्नि अपने शर्ट के बटन खोलते हुए सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, ओह मेरी प्यारी बदकिस्मती, ये कोई पहली बार तो नहीं है, हम पहले भी इतने करीब आ चुके हैं, ये तो तुम्हें मुझसे भी बेहतर तरीके से याद होगा। जिसे सुनकर उन्नति के चेहरे पर जो पहले डर के भाव थे वो बदल गए और वो गुस्से से अग्नि को घूरते हुए बोली, यू ब्लडी बास्टर्ड, गो टू हेल। ये सुनकर अग्नि अपने होंठों पर तिरछी मुस्कान लेकर उन्नति को देखते हुए अपने शर्ट को निकाल बिस्तर से नीचे फेंक उन्नति के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उन्नति पर झुककर बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू विजिट योर गार्बेज माइंड होम। उन्नति अग्नि को अपने उस पर झुकता हुआ देख थोड़ी घबरा के बोली, अग्नि शश शश, कुछ मत बोलो, बस मेरी सुनो, अग्नि ने उन्नति के होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। जिसे देखकर उन्नति की मानो सांसें ही अटक गई और वो अपनी घबराई हुई आंखों से अग्नि को देखने लगी, जिसे देखते हुए अग्नि उन्नति के नाइट शूट को उसके कंधे से नीचे सरकाते हुए उसके एयरलोब पर किस करने लगा, जिसे महसूस करते हुए उन्नति की आंखें बंद हो गई और वो अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हुए बोली, अग्नि प्लीज। जिसे सुनकर अग्नि उन्नति के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो उसके कान पर किस करते हुए अपनी लो वॉइस में बोला, जस्ट एंजॉय स्वीट हार्ट। इतना कहकर अग्नि उन्नति के हाथ को पकड़ उसके सर के ऊपर रख उन्नति के होंठों पर चूमने लगा और उसके हाथ उन्नति के जिस्म पर चलने लगे, जिसे महसूस करते हुए उन्नति कांपने लगी। जिसे देखकर अग्नि अपनी पकड़ उन्नति के हाथ पर और मजबूत करते हुए बोला, टुडे वी विल एंजॉय द होल नाइट एंड आई डोंट इवन वांट टू स्टॉप माई सेल्फ फॉर दिस। इतना कहकर अग्नि उन्नति के होंठों पर चूमने लगा। उसके पैशन को देखते हुए उन्नति के आंखों से आंसू आने लगे। ग्रेटर दैन, इधर कोलकाता में विख्यात के सामने काव्यांश सोफे पर बैठा ऑरेंज जूस पी रहा था और उसके सामने विख्यात अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़े वाइन का शीप ले रहा था। जब काव्यांश अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विख्यात से बोला, कब से पूछना चाह रहा था, अब पूछ ही लेता हूँ, कौन है वो लड़की?
जिसके जवाब में विख्यात काव्यांश के सामने एक नोटों से भरा सूटकेस रखते हुए बोला, ये रहे तुम्हारे पैसे जो तुमने उस लड़की पर लगाए हैं, बाकी वो कौन है, क्या है, आई डोंट फकिंग केयर। ये सुनकर काव्यांश उन नोटों से भरे सूटकेस को एक नज़र देखने के बाद बोला, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, लेकिन तुम उस लड़की बस मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो। जिसे सुन विख्यात अपनी आंखें छोटी कर काव्यांश को घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। विख्यात धनराज अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता, इस बारे में तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से पता है। विख्यात की बात सुन काव्यांश अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, मुझे बेहतर तरीके से पता है कि तुम बिस्तर पर बिल्कुल अच्छे नहीं हो, एंड उस लड़की को देखकर लगता है कि वो फिजिकली तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। ये सुनकर विख्यात काव्यांश को देखते हुए बोला, बट आई बॉट हर, सो दैट मीन्स आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट विथ हर। विख्यात की बात सुन काव्यांश अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, माना तुमने उसे खरीदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगे, क्योंकि सामान के साथ साथ इंसान को भी इज्जत देना चाहिए, गॉट इट। ये सुनकर विख्यात उसे एक नज़र देख अपनी शीट से उठकर अपने कदम सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा देता है। जिसे जाता हुए देखने के बाद काव्यांश अपने हाथ में पकड़ा जूस एक ही बार में ख़त्म कर गिलास कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए वहां पर खड़े जोसेफ से बोला, जोसेफ, आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दैट गर्ल। जिसे सुनकर जोसेफ अपना सर हिला देता है तो काव्यांश अपनी शीट से उठकर अपने कदम फार्म हाउस के बाहर की तरफ बढ़ा देता है। वही विख्यात अपने कमरे में जाने के बजाय उस कमरे में आया था जहां पर उन लोगों ने निष्ठा को रखा था। जब विख्यात की नज़र बिस्तर पर सो रही निष्ठा पर गई तब उसे याद आया कि हाँ, ये वही खूबसूरत लड़की है जो एक रात पहले उसकी बाहों में थी। जिसे याद करते ही विख्यात के शरीर में एक झंझनाहट सी फैल गई और वो निष्ठा को देखने लगा। जब उसे याद आया कि उस रात वो बेहोशी की हालत के कह रही थी, प्लीज़ मत छुओ मुझे। जिसे याद करते हुए विख्यात को अपने सर में दर्द होने लगा और वो अपने दांतों को आपस में पीसते हुए बोला, क्या हो रहा है मुझे, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, बट आज मुझे अजीब लग रहा है, क्यों। ये कहते हुए विख्यात एक नज़र निष्ठा की तरफ देखने के बाद अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। अगली सुबह निष्ठा की नींद खुली। उसने खुद को एक नर्म और मुलायम गद्दे में पाया, जिसे महसूस कर निष्ठा एकदम से अपनी आंखें खोल उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी, और एक बार फिर चमकदार खूबसूरत कमरे को देखकर उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। जब नीचे से उसे किसी कांच के सामान के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन निष्ठा से रोंगटे खड़े हो गए और वो खुद से बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कल शमशान घाट में थी ना, बारिश में भीगते हुए रो रही क्योंकि मेरी माँ। ये कहते हुए निष्ठा की पलकें भीग गई। फिर वो खुद को शांत करते हुए उस कमरे को देखते हुए बोली, लेकिन ये कौन सी जगह है और ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इतना कहकर निष्ठा बिस्तर से उतरी। जब उसे महसूस हुआ कि वो कैसे कपड़ों में है, उसे एक वाइट ट्यूब टॉप और नीचे भी वाइट शॉर्ट जीन्स पहनाया गया था, जिसमें उसकी गोरी त्वचा साफ झलक रही थी। जिसे देखते हुए निष्ठा अपने पैरों को छुपाने लगी। जब एक बार फिर से नीचे से उसे सामान टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन निष्ठा अपने आप को इग्नोर कर अपने कदम सीधा कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा देती है। जब निष्ठा बाहर आई तब उसने पाया कि वो उस घर के सेकंड फ्लोर पर थी। जिसे देखते हुए निष्ठा थोड़ी आगे आई तब उसकी नज़र नीचे डाइनिंग टेबल पर गई, जहां एक हट्टा कट्टा नौजवान बैठा बड़े ही एलिगेंट तरीके से अपने नाश्ता कर रहा था, और उससे कुछ दूरी पर एक सर्वेंट अपने सर पर प्लेट्स रखे से टूप्स कर रहा था। जिसे देखते हुए निष्ठा को समझ आया कि उसी सर्वेंट के बैलेंस ठीक से नहीं बना पाने के कारण प्लेट्स बार बार गिरकर टूट रहे थे। ये सोचकर निष्ठा को उस सर्वेंट के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे खुद के लिए ये सोचकर बुरा लग रहा था कि वो कहाँ पहुंच गई और उसके साथ क्या होने वाला। अभी निष्ठा सोच रही थी जब उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ, जिसे महसूस कर निष्ठा एकदम से मुड़कर पीछे देखने लगी, जहां जोसेफ बिना किसी भाव के खड़ा हुआ था। जिसे देखकर निष्ठा बुरी तरीके से डर गई और घबराहट में जोसेफ से बोली, मैं वह। अभी निष्ठा कह रही थी जब जोसेफ उसकी बात को बीच में काट उसके हाथ को पकड़कर बोला, चुप रहो और चलो मेरे साथ। इतना कहकर जोसेफ निष्ठा के हाथ को पकड़ उसे नीचे ले आया और विख्यात के सामने खड़ा करते हुए विख्यात से बोला, सर। वो उठ गई और मैं उसे ले आया। जिसे सुनकर विख्यात अपना सर घुमाकर निष्ठा की तरफ देखने लगा, जिसे देख निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई और वो विख्यात को देख कांपने लगी। जिसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद विख्यात निष्ठा से बोला, हे, व्हाट्स योर नेम। विख्यात के सवाल पर निष्ठा के जुबान से कुछ नहीं निकला। जिसे देख विख्यात बड़ी रुड आवाज में बोला, आई नो कि तुम बोल सकती हो, सो टेल मी व्हाट्स योर नेम। जिसे सुनकर निष्ठा डरते हुए धीरे से बोला, निष्ठा गांधी। निष्ठा का नाम सुन विख्यात अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट डज दिस नेम मीन्स। विख्यात के सवाल पर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। ये सुनकर विख्यात बिना किसी भाव के निष्ठा को देखते हुए बोला, सो टेल मी, डू यू वर्क इन अ ब्रॉथल। विख्यात की बात पर निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से विख्यात को देखते हुए बोली, नहीं, मैं ये काम